Hello, my dear students. How are you all? I hope that you are happy, healthy, and fantastic. You are welcome to Symbolic Education. Symbolic Education में आपका स्वागत है. डियर स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हम आपके 9th क्लास की इंग्लिश की बुक कावेरी की पोएम नंबर 1 की क्वेश्चन सीरीज को शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम है भारत आवर लैंड, यानी कि भारत हमारी भूमि. कावेरी आपकी एक एनसीईआरटी की नई बुक है जो कि क्लास 9th के लिए एनसीईआरटी ने अभी लॉन्च की है. आई होप कि आपने हमारी पिछली वीडियो में भारत आवर लैंड जो हमारी पोएम है उसको बड़े ध्यान से सुना होगा और एक एक बात को सीखने में समझने की कोशिश की होगी, और साथ साथ आपने इन सारी चीज़ों को सीखते हुए अपने इंग्लिश को भी इम्प्रूव करने की कोशिश की होगी. तो आज की क्लास में हम शुरू करने वाले हैं इसकी क्वेश्चन सीरीज़ को. जो इस कविता के जो कवि हैं सुब्रमण्यम भारती, उन्होंने भारत के मान सम्मान और प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए बड़ी सुंदर कविता लिखी है. तो शुरू करते हैं आज की इस क्वेश्चन सीरीज को. तो लेते हैं इसका पहला क्वेश्चन. वेल डियर स्टूडेंट्स, एज यू कैन सी हेयर, रिफ्लेक्ट एंड रिस्पॉन्ड, ये आपका पहला पॉइंट है जिसमें आपका पहला क्वेश्चन शुरू हो जाता है. पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि रिकॉल द लाइन्स ऑफ द नेशनल एंथम, यानी कि जो हमारा राष्ट्रगान है यानी कि नेशनल एंथम है, आपको इनके लाइनों को दोबारा बोलना होगा, दोबारा उनको गाना होगा. एंड कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो विद द नेम्स ऑफ द स्टेट्स, माउंटेन रेंजेस एंड रिवर मेंशन इट. और उसमें कुछ स्टेट, प्रोविंस यानी कि राज्य और प्रांतों के नाम शामिल हैं, पर्वत श्रृंखलाओं के नाम शामिल हैं और नदियों के नाम शामिल है. तो आपको एक नीचे ये टेबल दी गई है जो कि आपको पूरी करनी है. तो हमारे राष्ट्रीय गान में कुछ राज्यों के, प्रांतों के नाम भी शामिल हैं, जो पर्वत श्रृंखला उनके नाम भी शामिल हैं और नदियों के नाम भी शामिल हैं. तो वे कौन कौन से हैं आपको इनको यहाँ पर लिखना होगा. अगर हम इसमें बात करते हैं जो स्टेट के जो नाम है, अगर हम इसमें बात करते हैं स्टेट के नाम, तो हम ये देखते हैं कि स्टेट के जो नाम है उसमें है पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्रविड़, उत्कल एंड बंगाल. ये जो नाम है ये हमारे राष्ट्रीय गान यानी कि नेशनल एंथम में शामिल है. अगर हम बात करते हैं माउंटेन रेंजेस यानी कि पर्वत श्रृंखला के बारे में, तो इसमें है विंध्या एंड हिमाचल. अगर हम बात करते हैं नदियों के नाम के बारे में, तो यहाँ पर दो नदियों के नाम है जिसमें है यमुना एंड गंगा. तो इस तरीके से आप जो एक कॉलम है इसको आप पूरा करेंगे. और पूछा गया जो क्वेश्चन है कि हमारे नेशनल एंथम में कौन कौन से स्टेट, कौन कौन से माउंटेन रेंजेस और कौन कौन सी नदियों के नाम है, आप इस तरह से उनको पूरा करेंगे. ओके, अब हम लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2. इसके बाद आपके सामने है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आपको एक कार्य करना है. कार्य क्या है? वर्क इन पेयर्स, यानी कि आपको समूहों में कार्य करना होगा. यानी कि स्टूडेंट्स के आपको समूह तैयार करने हैं, डिस्कस, और आपको ये डिस्कस करना है, विचार करना है कि व्हाट द वर्ड जय है इन द लास्ट 2 लाइन्स ऑफ द नेशनल एंथम कन्वे. यानी जो हमारा राष्ट्रगान है यानी कि नेशनल एंथम के जो लास्ट की 2 लाइनें हैं उसमें ये शब्द आप सुनते हैं, जैसे कि जया है, जया है, जया है, जया 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 है. तो आगे जैसे कि आपको इसमें करना क्या है कि इसमें आपको ये मीनिंग पता करना है कि जो ये 2 लाइनों में जो ये जया है शब्द आपके लिए बोला जाता है, इनका मीनिंग क्या है, ये आपको कौन सा अर्थ समझाते हैं. शेयर योर आंसर्स विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर, और जो आपके जवाब हैं अपने सहपाठियों के साथ और अपने अध्यापक के साथ आपको शेयर करने, यानी कि उनके साथ आपको साझा करना है. तो इसके आंसर में आप लिखते हैं, तो इसका आंसर में आप लिखते हैं कि द वर्ड जय है, यानी कि जो ये शब्द है जय है, जो कि हमारे नेशनल एंथम में लास्ट में आता है, गिविंग द मीनिंग, जो कि हमें अर्थ दे रहा होता है, ऑफ अ काइंड ऑफ विक्ट्री, एक प्रकार की जीत का, एक प्रकार की विजय का, टू अस, हमें. यानी कि जय है, जय है, जय है, जो ये शब्द है ये हमें एक प्रकार की विजय, एक प्रकार की जीत का एक अर्थ देता है. इन आवर नेशनल एंथम, हमारे राष्ट्रीय गान में, दे आर यूज टू एक्सप्रेस रिस्पेक्ट, इन शब्दों का प्रयोग किया गया है अपने देश के प्रति सम्मान एक्सप्रेस करने के लिए, प्रेज, उनके लिए प्रशंसा दिखाने के लिए, एंड प्राइड ऑफ आवर कंट्री, भारत और हमारे देश पर अपना गर्व दिखाने के लिए कि हम भारतीय हैं, इस चीज़ का हमें गर्व है. यह सब दिखाने के लिए जो ये लास्ट के जो शब्द है जया है, जया है, जया है, ये सारे शब्द हमें ये सारा मीनिंग देते हैं. और आगे आप इसमें लिखते हैं कि दीज वर्ड्स कन्वे अ फीलिंग ऑफ यूनिटी, यानी कि जो ये शब्द हैं जया है, जय है, जो ये शब्द है ये हमें जो एकता है उसकी भावना देते हैं, उसका एहसास देते हैं, पैट्रियटिज्म, देशभक्ति का एहसास देते हैं, एंड एडमायरेशन ऑफ आवर इंडिया, और हमारे देश की जो प्रशंसा है उसका एहसास देते हैं.
आगे आप इसमें लिखते हैं कि दे शो दैट, इन शब्दों से पता चलता है कि वी ऑनर आवर कंट्री, कि हम अपने देश का सम्मान करते हैं, एंड सेलिब्रेट इट्स ग्रेटनेस एंड कल्चर, और हम इसकी महानता और इसके संस्कृति का सेलिब्रेट करते हैं, यानी कि हम उनको मनाते हैं एक त्यौहार के रूप में। दिस वर्ड जय है, जो ये शब्द है जय है, गिव्स अस अटैचमेंट टू आवर कंट्री एंड मेकिंग अस फील टू बी इंडियन, कि जो ये शब्द है ये हमारे और हमारे देश के बीच में एक अनोखे संबंध को जताते हैं, एंड मेकिंग अस फील टू बी इंडियन, और हमें भारतीय होने का एहसास कराते हैं। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, इसमें आपसे क्या पूछा जाता है, तो आइए देखते हैं। इसमें लिखा है कि रीड द अंडरलाइन वर्ड्स इन द गिवन लाइन ऑफ द पोएम, यानी कि आपके सामने पोएम की कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं और उसमें कुछ वर्ड्स हैं जो कि अंडरलाइन किए गए हैं, यानी कि उनके नीचे एक रेखा खींची गई है। तो इसमें लिखा है कि रीड द अंडरलाइन वर्ड्स, यानी कि उन शब्दों को आप पढ़ेंगे जिनके नीचे अंडरलाइन किया गया है, जो शब्द अंडरलाइन किए गए हैं, इन द गिवन लाइन्स ऑफ द पोएम, जो कि पंक्तियाँ दी गई है पोएम वाली। चूज द ओड वर्ड आउट दैट डज नॉट कॉरेस्पॉन्डेंट विद द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, और उनके नीचे उनके कुछ मीनिंग दिए गए हैं और उन मीनिंग में से आपको एक ऐसा मीनिंग को अंडरलाइन करना है जो कि उनके अर्थ में शामिल नहीं होता, जो कि उससे थोड़ा अलग है। तो इसमें जो पहली पंक्ति वो ये है कि शी इज़ पियरलेस, लेट्स प्रेज हर, की जो हमारी भारत भूमि है वो पियरलेस यानी कि वो अद्वितीय हैं, आइए हम इसकी स्तुति करें, यानी कि हम इसकी प्रशंसा करें। तो इसका जो अर्थ है यानी कि पियरलेस, इसका जो वर्ड है वो होता है कि अद्वितीय, यानी कि उसके जैसा कोई दूसरा ना हो। तो यहाँ पर आपके सामने 3 वर्ड दिए गए हैं, तो इनमें से जो वर्ड इसके अर्थ में शामिल नहीं होता, यानी कि जो इसके अर्थ को नहीं जताता है, उस वर्ड को आपको अलग कर देना है। तो इसमें जो पहला वर्ड है वह अवेलेबल, दूसरा है इनकम्पेरेबल, तीसरा अनमेच्ड। जो पहला शब्द है इसका मतलब होता है मूल्यवान, वैल्यूएबल मतलब मूल्यवान, और इनकम्पेरेबल यानी कि अतुलनात्मक, यानी कि एक ऐसी चीज़ जिसकी तुलना किसी से ना की जा सके। और तीसरा जो वर्ड है इसका मतलब है अनमैच्ड, यानी कि जिसका मैच, यानी कि जिसके बराबरी का कोई दूसरा ना हो। तो इसमें जो हमारे पास जो ये वैल्यूएबल है, मूल्यवान, यह इसके अर्थ को नहीं दर्शा पा रहा है। बाकी जो ये दोनों वर्ड है ये पियरलेस के सिनोनिम्स आप कह सकते हैं, यानी कि समान अर्थ को दर्शा रहे हैं, यानी कि इनकम्पेरेबल एंड अनमैच्ड। इसके बाद हम देखते हैं पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 में है कि मैनी अ सेज हैज़ सैंक्टिफाइड दिस लैंड, यानी कि बहुत सारे महात्माओं ने, संतों ने हमारी इस धरती को पवित्र किया है। तो यानी कि जो सैंक्टिफाइड है वो है पवित्र करना। तो इसके नीचे भी 3 वर्ड आपके सामने लिखे हुए हैं, जो कि ये ब्लेस्ड है, जो कि प्योरीफाइड है, जो कि अपलोडेड है। तो इन तीनों में से कौन सा वर्ड इसके अर्थ को नहीं जता पा रहा है, तो इसमें जो ब्लेस्ड है ये है धन्य, और प्योरीफाइड है जो कि पवित्र करना होता है, और अपलोडेड होता है जिसकी सराहना की जाए। तो यहाँ पर जो अपलोडेड जो वर्ड है ये सैंक्टिफाइड वर्ड के जो शब्द है उसको अच्छे से प्रकट नहीं कर पा रहा है, तो ये अपलोडेड यहाँ पर एक ओड वर्ड है। आगे हम देखते हैं पॉइंट नंबर 3 कि एंड हेयर ऑल ऑस्पिशियस थिंग्स आर फाउंड, कि यहाँ पर सभी शुभ वस्तुएं पाई जाती है। अब यहाँ पर जो ऑस्पिशियस जो शुभ हैं उसके जो अर्थ है नीचे लिखे गए हैं, 3 अर्थ हैं, जिसमें से आपको एक अर्थ को चुनना है जो कि इसके संपूर्ण मीनिंग को, अर्थ को नहीं दर्शा पा रहा है। पहला है फॉर्चुनेट, दूसरा है फैंटेस्टिक, तीसरा फेवरेबल। यानी जो फॉर्चुनेट है वो एक ऐसा वर्ड है जो कि बिल्कुल अपने भाग्य से संबंधित हो, यानी कि शुभ हो। और जो फैंटेस्टिक है ये बिल्कुल विलक्षण है, और फेवरेबल है जो कि उससे संबंधित हो, यानी कि उसके ही हित में हो। तो यहाँ पर जो हमारे पास जो वर्ड है इसमें फैंटेस्टिक ये वो शब्द है जो कि इसके अर्थ को नहीं दर्शा पा रहे, तो बाकी आप दोनों वर्डों को छोड़ देंगे और फैंटेस्टिक को आप क्लिक करेंगे। इसके बाद हमारे पास है पॉइंट नंबर 4। इसमें लिखा है कि ऑफ हॉरी इंक्विटी इस भारत, यानी कि भारत के पुरातन इतिहास के बारे में बताया गया कि भारत का जो इतिहास है वो बहुत ज़्यादा पुराना है। तो इसके नीचे भी आपके सामने 3 शब्द दिए गए हैं जो कि एंशिएंट टाइम्स है, रिसेंट पास्ट है और टाइम इमेमोरियल है। तो इसमें जो एंशिएंट टाइम है वो है प्राचीन समय के बारे में, जो बहुत ही पुराना जो समय है। जो रिसेंट पास्ट है ये अभी अभी का जो ज़्यादा समय नहीं हुआ है उस अतीत के बारे में बात की जा रही है। और जो तीसरा है टाइम इमेमोरियल, यानी कि पुरातन समय के बारे में बात की जा रही है। तो इसमें एंशिएंट टाइम्स एंड टाइम्स इमेमोरियल ये दोनों इसके शब्दों को अच्छे से दर्शा पा रहे हैं, लेकिन जो रिसेंट पास्ट है ये इनके शब्दों को अच्छे से नहीं दर्शा पा रहे, इसका अर्थ बिल्कुल अलग है। तो यहाँ पर है रिसेंट पास्ट। इसके बाद हम देखते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पर जो अगले क्वेश्चन है वो इसमें आपके सामने लिखा हुआ है, जो कि चेक योर अंडरस्टैंडिंग, यानी कि आपकी समझ को चेक करने के लिए कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो बिल्कुल साफ साफ आपसे एक
कार्य करने के लिए कह रहा है कि जो रिक्त स्थान है आपको ये भरने हैं। आपके सामने कुछ शब्द दिए गए हैं इस बॉक्स में, और जो आपको शब्द लगता है कि इस रिक्त स्थान में यही शब्द आना चाहिए, उसी के हिसाब से आपको उसमें फिल करना है। तो हम इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं और देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। तो इसमें लिखा है कि फिल इन द ब्लैंक यानी कि रिक्त स्थान को भरिए बाय चूजिंग यानी कि चुन करके, चुनते हुए, अप्रोप्रिएट वर्ड यानी कि सटीक वर्ड यानी कि जो बिल्कुल उपयुक्त शब्द है उसको चुनते हुए, फ्रॉम द बॉक्स, इस बॉक्स में से, गिवन बिलो जो कि नीचे आपको दिखाया गया है, टू कंप्लीट द समरी ऑफ द पोएम, जो कि इस पोएम की जो समरी है उसको पूरा करने के लिए। तो अब हम इन चीज़ों को हम पढ़ते हैं। तो इसमें हमारे पास है वॉरियर है, पियरलेस है, उपनिषद है, गंगा, बुद्धा, हिमावंत, सेजेस, प्रेज एंड हिस्टोरिकल ग्रेटनेस एंड ब्रह्म नॉलेज। तो जो ये चीज़ें हैं ये हमें इन रिक्त स्थानों में भरनी है। वेल डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने अब है इस पोएम की समरी और यहाँ पर कुछ ब्लैंक्स दिए गए हैं। तो हम इस समरी को पढ़ेंगे और इन ब्लैंक को समझते हुए इन शब्दों को इसमें फिल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो इसमें लिखा है कि द पोएम इज ट्रिब्यूट टू इंडिया, यानी कि जो ये पोएम है ये हमारे देश के प्रति एक प्रकार की श्रद्धांजलि, एक प्रकार की ट्रिब्यूट है। सेलिब्रेटिंग यानी कि सेलिब्रेट करते हुए, क्या क्या सेलिब्रेट करते हुए, इट्स नेचुरल ब्यूटी यानी कि जो इसकी प्राकृतिक सुंदरता है उसको, एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज और जो इसकी आध्यात्मिक जो विरासत है उसको सेलिब्रेट करते हुए, एंड और एंड में यहाँ पर जो नंबर 1 है इसमें क्या आना चाहिए, इसमें आना चाहिए हिस्टोरिकल ग्रेटनेस यानी कि ऐतिहासिक महानता को सेलिब्रेट करते हुए। आगे इसमें लिखा है कि द पोइट प्रेज द डैश डिस्क्राइबिंग इट एज माइटी एंड अनपैरेलल्ड। अब यहाँ पर जो ये कुछ ऐसी वस्तुएं हैं, ऐसी बातें जिसके बारे में जो कवि वो प्रशंसा करते हैं इसको एक ताकत के रूप में, और इसकी अनपैरेलल्ड यानी कि इसकी बराबरी में कुछ ना होते हुए। तो यहाँ पर क्या है, वह है हिमावंत। तो हिमावंत की ऐसी तारीफ की गई जिसके बराबरी का कुछ है नहीं, जो कि एक ताकत का स्वरूप है। आगे आप इसमें पढ़ेंगे द डैश इज डिपिक्टेड एज जनरस एंड ग्रेसफुल, और यहाँ पर एक ऐसी बात के बारे में, एक ऐसी चीज़ के बारे में डिस्कस किया गया है जो कि एक उदारता के रूप में उसको चित्रित किया गया है, एंड ग्रेसफुल और जो उसकी करुणा के बारे में चित्रित किया गया है। तो यहाँ पर आएगा गंगा। गंगा को आप तीसरे पॉइंट पर आप लिखेंगे। इसके बाद इसमें लिखा है कि द डैश आर ऑनर्ड एज सेक्रेड एंड अनमेस्ड। अब यहाँ पर वो बात है जो कि एक प्रकार से आदर की जाती है पवित्रता के रूप में, और अनमेस्ड जिसके बराबरी का कुछ है नहीं। तो यहाँ पर आप इसमें लिखेंगे उपनिषद। तो उपनिषद आएगा नंबर 4 में। इसके बाद आप इसमें पढ़ते हैं द पोएम हाईलाइट्स द कंट्रीब्यूशन ऑफ। अब यहाँ पर जो पोएम है वो कंट्रीब्यूशन को हाईलाइट करते हैं, यानी कि जो जो व्यक्ति हमारे देश में रहे जिसने हमारे इस देश को अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, तो वो कौन कौन है, वो है वॉरियर एंड सेजेस, यानी कि जो हमारे वीर बहादुर है और जो हमारे संत महात्मा हैं उनके लिए। तो 5वें में आपको लिखना है वॉरियर और 6ठे में आपको लिखना है सेजेस। हु हैव अनरेस्ड द लैंड विद देयर ब्रेवरी एंड विजडम, जिन्होंने हमारे देश को बहुत महान बना दिया है अपनी बहादुरी से और अपनी शिक्षा से। आगे इसमें लिखा है कि इट ऑल्सो एक्नॉलेजेस द प्रेजेंस ऑफ, यानी कि जो भारत भूमि है वह किसी की उपस्थिति को भी स्वीकार करती है। वो किस चीज़ की उपस्थिति है, वो है ब्रह्म नॉलेज की, यानी कि जो ब्रह्म ज्ञान है उसकी उपस्थिति को भी स्वीकार करते हैं। आगे से लिखा है कि एंड और द टीचिंग्स ऑफ डैश हाईलाइट्स द इंडियाज डीप रूटेड स्पिरिचुअल एंड फिलोसॉफिकल ट्रेडिशन। और जो यहाँ पर नंबर 8 है इसमें आएगा बुद्धा। द टीचिंग ऑफ बुद्धा, यानी कि जो बुद्धा की तरफ से जो ज्ञान है उसको हाईलाइट किया गया है। इंडिया डीप रूटेड स्पिरिचुअल एंड फिलोसॉफिकल ट्रेडिशन, यानी कि जो भारत की जो बहुत ही गहराई से जो जुड़ी हुई है, और जो हमारी पारंपरिक जो फिलोसॉफिकल यानी कि तथ्यात्मक जो हमारी परंपरा है उसको जोड़े रखती है। तो यहाँ पर आएगा बुद्धा। आगे इसमें लिखा है कि द पोएट रिपीटेडली एसर्ट्स दैट इंडिया इज। अब यहाँ पर जो कवि है वो बार बार ये हमसे अनुग्रह करते हैं कि वो कहते हैं कि इंडिया इज पियरलेस, यानी कि जो भारत है वो अद्वितीय है, यानी कि जो भारत की भूमि है वो अद्वितीय, वो पियरलेस है। तो यहाँ पर 9 में आप लिखेंगे पियरलेस। अर्जिंग एवरीवन, और वो सभी को आग्रह कर रहे होते हैं टू प्रेज हर, कि हम इसकी स्तुति करें, हम इसकी प्रशंसा करें। अब यहाँ पर जो कवि है वो हर एक को आग्रह कर रहे हैं, यानी कि हर एक से वो अनुग्रह कर रहे हैं कि हमारे देश की जो भूमि है वो 9 पॉइंट में है कि पियरलेस, यानी कि हमारे देश की जो भूमि है वो अद्वितीय है। आओ हम सब इसकी स्तुति करें, हम इसकी प्रशंसा करें। तो नंबर 10 में आएगा प्रेज, यानी कि प्रशंसा करना। तो इस तरह से जो आपके सामने जो हमारी जो पोएम है उसकी जो समरी है, आप इसके जो ब्लैंक्स यानी कि जो रिक्त स्थान है आप इनको इस तरीके से फिल करेंगे।
इसके बाद आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें आपसे पूछा गया कि कंप्लीट द फॉलोइंग फीचर्स अबाउट द पोएम, यानी कि यहाँ पर इस पोएम के प्रति कुछ विशेष बातें हैं, जो विशेषताएं आप इसको पूरा करेंगे। तो जिसमें नंबर 1 वो लिखा है कि द इम्पैक्ट ऑफ रीडर मूड, यानी कि जो ये कविता है इसको पढ़ने वाले जो पाठक है उनका जो मूड है, उनका जो मिजाज है वो कैसा रहेगा, वो पैट्रियोटिक एंड प्राउड, यानी कि उसका जो मिजाज है यानी कि जो मूड है वो देशभक्ति और गर्व से भर जाएगा। तो इसमें लिखेंगे पैट्रियोटिक एंड प्राउड। आगे है पॉइंट नंबर 2, इसमें लिखा हुआ है कि द पोइट्स एटीट्यूड, यानी कि जो पोइट है जो कविता बता रहे हैं उनका अंदाज कैसा, उनकी टोन कैसी है, वो है एडमायरिंग एंड द रिस्पेक्टफुल, यानी कि वो हमारे देश की तारीफ कर रहे हैं और हमारे देश का सम्मान कर रहे हैं। आगे इसमें लिखा है कि द राइम स्कीम, यानी कि जो हमारी जो पोएम है वो कौन सी सुर लय ताल में लिखी गई है, वो है AABB। और आगे नंबर 4 इसमें पूछा गया है कि एग्जाम्पल ऑफ पर्सोनिफिकेशन, यानी कि पर्सोनिफिकेशन होता है अवतार। तो अवतार का जो उदाहरण है कि हमारी जो पोएम लिखी गई है उसमें भारत भूमि को एक प्रकार का अवतार बताया गया है, उसका उदाहरण किस तरीके से वो देते हैं। तो उसके उदाहरण आप कहते हैं कि शी इज़ पियरलेस, यानी कि हमारी भारत की भूमि अद्वितीय है। लेट्स प्रेज हर, आइए हम सब मिल करके इसकी स्तुति करें, यानी कि इसका गुणगान करें। और आगे इसी में आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें आपसे पूछा है कि व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ द रेफरेंस शी इज पियरलेस लेट्स प्रेज हर, यानी कि आपने इस कविता को ध्यान से पढ़ा है तो आप ये देखेंगे कि हर स्टैंजा के अंत में एक लाइन यानी कि एक टेक ली गई है, यानी कि जिससे कि सुर लय ताल बन सके, जिसमें लिखा रहता है शी इज पियरलेस लेट्स प्रेज हर। तो इसका क्या प्रभाव होता है, तो इसका आंसर में आप लिखते हैं। तो इस आंसर में आप लिखते हैं कि दिस रिफ्रेन गिव्स अस अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ प्राइड एंड एडमायरेशन फॉर आवर इंडिया, यानी कि जो ये हर स्टैंजा के लास्ट में आपको जो मिलता है शी इज़ पियरलेस एंड लेट्स प्रेज, यानी कि यह अद्वितीय है, आइए हम इसकी प्रशंसा करें, इसके गुणों का गुणगान करें, इसकी स्तुति करें। तो इसका मतलब यह है कि दिस रेफरेंस यानी कि जो ये टेक है, जो ये तरीका है, गिव्स अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग, एक बहुत बड़ी हमें फीलिंग देते हैं, और प्राइड एंड एडमायरेशन ऑफ आवर कंट्री, यानी कि हमारे देश की प्रशंसा के लिए और हमारे देश के प्रति जो हमारा गर्व है उसके प्रति हमें बहुत बड़ी ये फीलिंग देते हैं, बहुत बड़ा एहसास देते हैं। इट्स रिपीटेशन, इसका बार बार दोहराना, एम्फेसाइजेज, ये इस बात को प्रभावित करता है दैट इंडिया इज़ यूनिक, हमारा जो भारत है वो बिल्कुल अनोखा है, बिल्कुल अद्वितीय है, एंड अनमैच्ड है, जिसके बराबरी का कुछ और है नहीं। एंड और इट इंस्पायर्स रीडर, और जो लाइनें हैं ये पाठक यानी कि इस कविता को पढ़ने वालों को प्रेरित करते हैं टू रिस्पेक्ट, आदर सत्कार करने के लिए, रिस्पेक्ट करने के लिए, एंड सेलिब्रेट, और एक प्रकार के त्यौहार के रूप में मनाने के लिए, द ग्रेटनेस ऑफ आवर कंट्री, यानी कि हमारे देश की जो महानता है उसके प्रति सम्मान और उसको सेलिब्रेट करने के लिए प्रेरित करती है। इसके बाद आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें आपको जो निम्नलिखित सेंटेंस है उसको पूरा करना है। तो इसमें लिखा है कि कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस अप्रोप्रिएटली, यानी कि बड़े अच्छे तरीके से सटीकता से आप इस सेंटेंस को पूरा करेंगे। जिसमें लिखा है कि इंडिया इज मेटाफोरिकली डिस्क्राइब, यानी कि भारत को दर्शाया गया है, यानी कि उपमा अलंकार जताते, यानी कि बढ़ा चढ़ा करके बताने की जो कोशिश की गई उसमें बताया गया कि दिस सनी गोल्डन लैंड, यानी कि जो ये चमकती जो सुनहरी जो भूमि है ये हमारी है। तो इसमें पूछा गया कि सजेस्टिंग दैट इज, यानी कि यह किस चीज़ को सजेस्ट करती है, यानी कि किस अर्थ को सजेस्ट करती है। तो इसका आंसर में आप लिखते हैं कि दैट इज रिच, यानी कि ये बताया जाता है कि जो ये दिस सनी गोल्डन लैंड है इसके बारे में भारत भूमि को रिच, प्रॉस्पर, सौभाग्यशाली एंड फुल ऑफ नेचुरल ब्यूटी, और जो कि प्राकृतिक सुंदरता से परिपूर्ण है, ये सब जताने के लिए, सब दर्शाने के लिए यहाँ पर लिखा गया कि दिस सनी गोल्डन लैंड इज आर्स, यानी कि चमचमाती जो सुनहरे रंग की जो भूमि है वो हमारी है। आगे इसमें देखते हैं आपसे क्या पूछा गया है। इसके बाद आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें आपके ये 2 कॉलम दिए गए हैं, दोनों को आपको मिलान करना है। तो इसमें लिखा है कि द पोएट यूजेज सिंबलिज्म, मैच द सिंबल्स इन कॉलम 1 टू व्हाट दे सजेस्ट इन कॉलम 2, यानी कि इसमें कुछ सिंबल लिखे हैं जैसे कि हिमावंत है, तो इसमें से जो हिमावंत है कौन सी क्वालिटी को आपके सामने प्रदर्शित करते हैं ये आपको इसमें बताना है। तो डियर स्टूडेंट्स आपके सामने यहाँ पर 2 कॉलम दिए गए हैं, कॉलम नंबर 1 एंड कॉलम नंबर 2। तो कॉलम नंबर 1 में यहाँ पर कुछ सिंबॉलिज्म यानी कि प्रतीक के रूप में कुछ पॉइंट्स इस कविता में लिखे गए हैं, जिसमें नंबर 1 है हिमावंत, उसके बाद है गंगा, उसके बाद है उपनिषद, उसके बाद है गैलेंट वॉरियर एंड सेजेस, उसके बाद है ब्रह्म नॉलेज एंड बुद्धास धमा, उसके बाद है सनी गोल्डन लैंड। तो इसके जो मीनिंग है, जो इसका सजेशन है, कौन से मीनिंग के सजेस्ट करते हैं, वो सारी बातें आपको मिलेंगी कॉलम बी में। तो आपको कॉलम 1 से कॉलम 2 को मिलान करना है। तो सबसे पहले हम लेते हैं हिमवंत।
तो जो इसका कनेक्शन है वो सीधा नंबर 5 से होगा, जिसके अंदर आप ये देखते हैं कि इसमें स्ट्रेंथ एंड परमानेंस के बारे में बताया गया है। इसके बाद है गंगा, जो कि यहाँ पे प्योरिटी एंड जनरसिटी के बारे में बात करते हैं। उसके बाद है उपनिषद, जो कि यहाँ पर नॉलेज एंड एनलाइटमेंट के बारे में बातें करते हैं। उसके बाद गैलेंट वॉरियर एंड सेजेस, जो कि यहाँ पर करेज एंड विजडम के बारे में बातें करते हैं। उसके बाद यहाँ पर ब्रह्म नॉलेज एंड बुद्धास धमा है, इसका जो कनेक्शन नंबर 2 से लिया जाएगा। उसके बाद हमारे पास बचा हुआ सनी गोल्डन लैंड, इसका जो कनेक्शन है वो सीधा रिचनेस एंड ग्लोरी के साथ किया जाएगा। तो ये सारे इसके मीनिंग है। अब हम देखते हैं इससे अगला क्वेश्चन और उसमें देखते हैं आपसे क्या पूछा गया है। यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आपसे पूछा गया कि द पोइट यूजेज इमेजरी, यानी कि जो पोइट है वो इमेजरी का प्रयोग करते हैं। तो जो इमेजरी वो क्या है, इसमें आपके लिए लिखा हुआ है कि डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज, यानी कि एक वर्णनात्मक जो भाषा है जिसके अंदर कुछ चीज़ों का वर्णन किया जाता है। टू क्रिएट विविड मेंटल पिक्चर, यानी कि जिसके द्वारा आप अपने मन में किसी की छवि, किसी की तस्वीर को उत्पन्न करते हैं। दैट अपील टू द सेंस, कि आपको कुछ समझाई जा सके, यानी कि एक ऐसी भाषा का प्रयोग किया जा सकता है जिसके अंदर कल्पनात्मक तथ्यों को दिया जाता है जिससे कि आप उसके बारे में कुछ समझ पाएँ। गिव एनी 2 एग्जाम्पल्स फ्रॉम द पोएम, इसी तरीके से इस पोएम में दिए गए जो इमेजरी है उसके आपको 2 एग्जाम्पल सामने लिखने हैं। तो इसके आंसर में आप लिखते हैं कि एग्जाम्पल्स आर फॉलोइंग हियर, यानी कि जो उदाहरण है वो नीचे निम्नलिखित लिखे गए हैं। तो इसमें जो पहला पॉइंट है वो है द माइटी हिमावंत इज आवर्स, यानी कि जो ये ताकतवर जो हिमालय है वो हमारा है। देयर इज़ नो इक्वल एनीवेयर ऑन द अर्थ, और इसके बराबरी की कोई भी वस्तु, कोई भी चीज़ पूरी धरती पर नहीं है। और यहाँ पर जो दूसरा एग्जाम्पल वो ये है कि द जनरस गंगा इज आवर्स, यानी कि जो उदार गंगा है वो हमारी है। विच अदर रिवर कैन मैच हर ग्रेस, यानी कि कौन सी ऐसी नदी है जो कि इसकी करुणा की बराबरी कर सकती है। तो जो ये दोनों उदाहरण हैं ये इस क्वेश्चन में आप लिख सकते हैं। इसके बाद आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें आपसे पूछा कि व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ द यूजेस ऑफ हाइफन्स इन द स्टेंजा फर्स्ट, यानी कि जो इस कविता का जो पहला स्टेंजा है उसमें जो हाइफन्स का जो प्रयोग किया गया है उनका प्रभाव क्या है। तो इसमें आपके सामने कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं और इसमें आपको ये बताना है कि सिलेक्ट द ऑप्शंस दैट आर ट्रू, इनमें से कौन कौन से ऐसे ऑप्शन है जो कि सही है। तो इसमें जो पहला पॉइंट है वो ये कहता है कि क्रिएट डेलिब्रेट पॉजेज टू रेनफोर्स द सेंस ऑफ एडमायरेशन एंड प्राइड, यानी कि जो प्रशंसा या गौरव की जो भावना है सुदृढ़ करने के लिए जानबूझकर विराम उत्पन्न करता है। यानी कि इसमें जो इस तरीके से जो भाषा का जो प्रयोग किया गया है उसमें आपको ये बताया गया कि प्रशंसा और गर्व की भाषा को जो दर्शाता है इस कविता में जो पहला स्टेंजा है। तो क्या ये बात सही है? तो आप इसके लिए लिखेंगे जी हाँ, यस, ये बात सही है। इसके बाद आपके सामने है कि इम्फेसाइज, यानी कि जोर देता है, यानी कि जो हमारा जो कवि है इस कविता में इस बात पर जोर देता है, इम्फेसाइज द कंट्रास्ट बिटवीन इंडियाज स्ट्रेंथ एंड द वीकनेस, यानी कि जो कि भारत की जो ताकत है और जो उसकी कमजोर है उसके बीच में जो अंतर है वो इस बात पर जोर देता है। तो ऐसी तो कोई बात इस पूरी कविता में आपको देखने को नहीं मिलती है, तो ये आपके लिए है रॉन्ग, आप इसको रॉन्ग कर देंगे। आगे पॉइंट नंबर 3 जिसमें लिखा है कि लेंस द लिरिकल क्वालिटी, यानी कि जो इस कविता में जो लिरिकल क्वालिटी यानी कि जो सुर लय ताल की जो ये क्वालिटी तो जो गुण होता है, गिविंग इट अ मेजर्ड चैंट लाइक राइम, जो कि इसमें एक नपी तुली और चैंट यानी कि जिसके बारे में बार बार जो सुर लय ताल की जा सके इस चीज़ को दर्शाती है। तो क्या ये बात सही है? तो आप कहेंगे तो हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि हमारी जो पोएम है इसमें पूरा सुर लय और ताल शामिल है। इसके बाद आपके सामने है पॉइंट 4 जिसमें आपको बताया गया है कि सजेस्ट हेजिटेशन और अनसर्टनिटी इन द पोइट्स क्लेम अबाउट इंडिया, यानी कि कवि के भारत के बारे में दिए गए जो दावे हैं उनके बारे में उनके अंदर झिझकता है और अनिश्चितता है, यानी कि जो हमारे जो कवि है इस बारे में झिझक रहे हैं और वो अस्पष्टता प्रकट कर रहे हैं, यानी कि कुछ भी चीज़ इसमें निश्चितता नहीं दर्शाती है। तो ये वाली बात भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमारी इस पोएम में जो भी बातें बताई गई हमारे भारत के बारे में पूर्ण रूप से निश्चित है। इसके बाद है पॉइंट नंबर 5 जिसमें बताया गया है कि प्रेजेंट्स अ की एलिमेंट ऑफ इंडियाज ग्रेटनेस, यानी कि जो पहला स्टेंजा है इसमें जो हमारे कवि हैं वो एक मुख्य तत्व को प्रदर्शित करते हैं जो कि भारत की महानता को दर्शाता है। बिफोर द हाइफन्स, हाइफन से पहले, एंड और मेक्स अ स्ट्रॉन्ग असर्शन, और इस बात का बड़े रूप से दावा भी करते हैं अबाउट इट्स यूनिकनेस, यानी कि जो इसकी विशिष्टता है जो कि पूरे
पूरी दुनिया में जो ऐसी जो चीज़ है उससे बिल्कुल ही अलग है, जो कि इसकी विशिष्टता उसके बारे में भी ये दावा करते हैं। आफ्टर द हाइफन्स, उस हाइफन्स के बाद। तो ये बात बिल्कुल सही है, जो कि हमारे इस पोएम का जो स्टैंडर्ड नंबर 1 है उसमें हाइफन से पहले तो भारत की महानता के बारे में बातें की जाती है, उसके बाद जो हाइफन है उसके बाद इसकी विशिष्टता के बारे में दावे किए जाते हैं। तो जो ये सभी पॉइंट्स हैं कुछ सही हैं कुछ गलत है, तो आप इनका आंसर इस तरीके से देंगे। अब हम देखते हैं इससे अगला क्वेश्चन क्या है। इसके बाद आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें आपके लिए बताया गया है कि द पोएट यूजेस हाइपरबोल इन द पोएम, यानी कि जो आज की जो पोएम है भारत आवर लैंड, इस वाली पोएम में हाइपरबोल्स का भी प्रयोग बहुत तरीके से किया गया है। जो कि हमारे कवि हैं वह हाइपरबोल्स का भी प्रयोग करते हैं। हाइपरबोल्स होता क्या है? हाइपरबोल एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है, यानी कि एक हमारी बातचीत करने का ऐसा तरीका है दैट जो इन्वर्स एक्सट्रीम एग्रेशन टू हाईलाइट अ पॉइंट और क्रिएट अ ड्रामेटिक इफेक्ट, जो कि बहुत बड़ा दावा करता है किसी ऐसी चीज़ को दर्शाने के लिए जो कि उस कविता में एक नाटकीय अंदाज लेकर के आता है, एक नाटकीय प्रभाव लेकर के आता है। इट डज नॉट मीन टू बी टेकन लिटरली, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि जैसा उसमें बताया गया कि वो सचमुच ही ऐसा हो, बट लेकिन इज यूज टू मेक समथिंग साउंड मोर इम्प्रेसिव एंड इंटेंस। लेकिन जो उसका प्रयोग है वो किस इस तरीके से किया जाता है कि कुछ जो बातें उसमें बताई गई वो बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली हैं और उस पर दबाव दिया जाता है कि हाँ वो ऐसा ही है। तो जैसे कि आपके सामने ये एग्जांपल दिए गए, इसमें पॉइंट जो पहला उसमें बताया गया कि माई लगेज वेज टन, यानी जो मेरा सामान है वो 1 टन के जितना भारी है। तो इसमें पूछा गया कि डज द लगेज एक्चुअली वेज टन, कि क्या सचमुच ही जो मेरा सामान है क्या वो सचमुच ही 1 टन का है? लेकिन नहीं। लेकिन यहाँ पर यह दर्शाया गया है कि जो व्यक्ति है वह कहता है कि उसका जो सामान है वो बहुत ही भारी हो, जैसे कि 1 टन के जितना है, लेकिन वो सचमुच 1 टन के जितना नहीं होता। इसके बाद आपके सामने पॉइंट नंबर 2, उसमें आपको बताया गया कि शी इज सो हैप्पी दैट हर स्माइल वॉज ए माइल वाइड, यानी कि वह इतनी ज़्यादा खुश थी कि उसकी जो स्माइल है वो मीलों लंबी स्माइल थी। तो इसके सामने आपके सामने क्वेश्चन भी है कि कैन ए स्माइल बी माइल्स वाइड, कि क्या कोई स्माइल सचमुच ही 1 मील लंबी हो सकती है? तो कुछ ऐसी ही बातें इस पोएम में प्रयोग की गई हैं। तो इसके बाद आप यहाँ पर लिखते हैं कि एन एग्जाम्पल ऑफ हाइपरबोल फ्रॉम द पोएम इज, यानी कि हमारी इस पोएम में जो भी हाइपरबोल्स का प्रयोग किया गया उसमें से एक उदाहरण आपके सामने है कि द माइटी हिमावंत इज आवर्स, यानी कि जो ताकतवर जो हिमालय हैं, जो शक्तिशाली जो हिमालय वो हमारा है। देयर इज़ नो इक्वल एनीवेयर ऑन द अर्थ, और इसके बराबरी का पूरी धरती पर कुछ और नहीं है। तो क्या सचमुच ही ऐसा है? हो सकता है कि हिमावंत के जैसे और भी इतने बड़े बड़े पहाड़ हो हमारी पूरी धरती पर। तो इसी तरह से हाइपरबोल का इस्तेमाल हमारे इस पोएम में किया गया है। इसके बाद आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें आपको बताया गया कि द पोएम इज एन ओड, यानी कि जो हमारी कविता वो एक प्रकार का गीति काव्य, यानी कि एक ऐसा कविता जिसको हम गाने के रूप में, एक गीत के रूप में गा सकते हैं। तो ये क्या चीज़ होती है? इसमें लिखा है कि एन ओड इज अ लिरिकल पोएम, यानी कि जो ओड यानी कि जो गीति काव्य है वो एक लिरिकल पोएम होता है जिसको हम गा सकते हैं। दैट एक्सप्रेसेस, जो कि प्रस्तुत करती हैं डीप एडमायरेशन, बहुत ही गहरी तारीफ, प्रेज, बहुत ही गहरी प्रशंसा, एंड रेवरेंस, बहुत ही बड़ी श्रद्धा और बहुत ही बड़ी भक्ति, फॉर ए पर्सन, किसी व्यक्ति के लिए, प्लेस, किसी स्थान के लिए, किसी ऑब्जेक्ट, किसी भी वस्तु के लिए, और आइडिया, किसी भी उपाय के लिए। इट इज़ ऑफन रिटन, यह आमतौर पर ऐसा ही लिखा जाता है इन एन एवेलेटेड एंड फॉर्मल स्टाइल, जो कि कविता लिखने का एक एवेलेटेड एंड फॉर्मल स्टाइल होता है, जो कि उस चीज़ को बढ़ा करके एकदम स्पष्ट रूप से आपके सामने लेकर के आता है। सेलिब्रेटिंग द सब्जेक्ट, यानी कि जो सब्जेक्ट यानी कि जिसके बारे में कविता लिखी जाती है उसके गुणों को सेलिब्रेट करते हुए, विद द एंथुसियाज्म, पूरे जोश के साथ, एंड इमोशंस, और बहुत बड़े भावना के साथ। एंड ओड्स लैंग्वेज इज़ ऑफन ग्रैंड एंड एक्सप्रेसिव, यानी कि जो ओड की जो भाषा होती है, यानी कि जो गीति काव्य की जो भाषा होती है वो बहुत ही बड़ी और एक्सप्रेसिव, यानी कि जो कि किसी भी चीज़ को एक्सप्रेस करने में एक्सपर्ट हो, ऐसी भाषा का प्रयोग किया जाता है, यानी कि उसके एकदम सटीक तरीके से लिखा जाता है, जिसके अंदर इमोशंस भी होते हैं, जिसके अंदर इंथुसियाज्म भी होता है, और जो कि उसकी क्वालिटीज़ को सेलिब्रेट कर रहा होता है। एंड और इट सीक्स टू हाईलाइट द एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वालिटीज़ ऑफ द सब्जेक्ट, और जिस सब्जेक्ट के बारे में, यानी कि जिस वस्तु, व्यक्ति या फिर किसी उपाय के बारे में जो कविता लिखी जाती है, जिसके बारे में भी कविता लिखी जाती है, उसके जो असाधारण जो गुण होते हैं उसके गुणों को ये हाईलाइट करने में हमारी मदद करती है। तो इसमें आपको करना क्या इसमें है कि नाउ आइडेंटिफाई एग्जांपल्स फ्रॉम द पोएम दैट कॉरेस्पॉन्ड टू इट बीइंग एन ओड, यानी कि हमारी कविता जो ये ओड है, ऐसा कौन सा उदाहरण है जिससे आपको इस बात का पता चलता है।
तो इसमें आपको लिखना है तो इसका आंसर में आप लिखना है कि द पोएम प्रेजेस इंडियाज ग्रेटनेस थ्रू लाइन्स लाइक, यानी कि जो इस प्रकार के जो ओड है इसमें हमारी कविता में जो भारत की जो प्रशंसा है, इसकी महानता की जो प्रशंसा करते हुए कुछ ये वाली लाइनें हैं। वो कहते हैं कि शी इज पेयरलेस, यानी कि जो हमारे भारत की जो भूमि है वह अद्वितीय है। लेट्स प्रेज हर, आओ हम इसकी स्तुति करें, इसके गुणों का गुणगान करें। एंड और दिस सनी गोल्डन लैंड इज आर्स, तो ये चमचमाती जो सुनहरे रंग की जो जमीन है, जो भूमि है, वो हमारी है। तो इस तरीके से जो ये ओड है हमारी इस कविता में इसका प्रयोग किया गया, जो कि इसकी महानता को, इसके गुणों को हमें गा करके सुनाती है। आगे इसके बाद आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें आपको बताया गया कि द पोएट यूजेस अलूजन इन द पोएम, यानी कि जो हमारे कवि हैं अपनी इस कविता में अलूजन का भी प्रयोग करते हैं। अलूजन एक ऐसा तरीका होता है जिसमें कुछ लिखा कुछ और जाता है, लेकिन उसका संकेत कहीं और ही जाता है। तो जो ये तरीका, इसको और भी समझने के लिए आपके सामने एक उदाहरण है जिससे कि आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। इसमें लिखा है कि ही इज अ रियल आइंस्टीन, कि वह एक सचमुच का आइंस्टीन है इन द मैथमेटिक्स क्लास, यानी कि मैथ की क्लास में कोई स्टूडेंट के बारे में बताया गया कि वह एक सचमुच का आइंस्टीन है। अब इस बात का क्या मतलब हुआ, इसमें बताया गया कि दिस अल्यूट्स, यानी कि ये और संकेत करता है, यानी कि इस बात से ये संकेत पता चलता है तो अल्बर्ट आइंस्टीन, यानी कि वह इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट है जैसे कोई अल्बर्ट आइंस्टीन की तरह इंटेलिजेंट हो। मीनिंग द स्टूडेंट इज़ वेरी इंटेलिजेंट, यानी कि उस विद्यार्थी को एक अर्थ देते हुए कहते हैं कि वह बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, स्पेशली इन मैथमेटिक्स और साइंस, यानी कि खास तौर से, विशेष तौर पर वह मैथ्स में और विज्ञान में अल्बर्ट आइंस्टीन के जैसा समझदार और इंटेलिजेंट है। अब इसमें आपको करना क्या है, इसमें आपको बताया गया कि नाउ अब रीड द एक्सप्लेनेशन, यानी कि इस कविता की व्याख्या को पढ़े एंड आइडेंटिफाई, और पहचाने। क्या पहचानना है, द मैचिंग एल्यूजन, यानी कि इस प्रकार के संकेतों का आपको पहचानना है फ्रॉम द पोएम, इस पोएम से, फॉर द फॉलोइंग, जो कि निम्नलिखित आपको बताया गया है। इसमें जो पहला पॉइंट है वो है कि एन एल्यूजन टू द एंसेंट इंडियन स्क्रिप्चर्स, यानी कि इसमें एक प्रकार का जो संकेत है वह प्राचीन भारत के जो वेद पुराण हैं उनकी ओर दिया गया है। दैट फ्रॉम द फिलोसॉफिकल कोर एंड सिम्बोलाइज डीप विजडम एंड एनलाइटमेंट, जो कि वहाँ पर जो मनोवैज्ञानिक जो केंद्र है, एंड सिम्बोलाइज डीप विजडम एंड एनलाइटमेंट, जो कि वहाँ पर बहुत ही गहरी शिक्षा और बहुत ही गहरे ज्ञान को प्रतीकात्मक करता है, यानी कि उसका प्रतीक बनाता है। आगे पॉइंट नंबर 2, जिसमें एक और संकेत के बारे में इस कविता में दर्शाया गया है, एन एल्यूजन टू द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज, यानी कि जो हमारी आध्यात्मिक जो ज्ञान होता है उसके विचार को भी दर्शाते हुए इसमें एक संकेत दिया गया है, एसोसिएटेड विद द सेल्फ रियलाइजेशन, जिसके अंदर, यानी कि आध्यात्मिक ज्ञान होता है जिसके अंदर हमारे खुद के बारे में जो हम रियलाइजेशन करते हैं, खुद के बारे में हम जानते हैं, एंड अल्टीमेट ट्रूथ, और जो हमारे जीवन का जो सत्य होता है उसके बारे में हम जानते हैं, उस आध्यात्मिक ज्ञान की ओर भी संकेत करता है। पॉइंट नंबर 3, इसके बाद है पॉइंट नंबर 3, जिसमें एक और संकेत के बारे में आपको पता चलता है। उसमें बताया गया कि एन एल्यूजन टू गौतम बुद्धास टीचिंग्स, यानी कि एक संकेत जो कि महात्मा बुद्ध की जो शिक्षा है उसकी ओर करता है। वो क्या है, विच इंक्लूड, जिसमें शामिल होते हैं कंपेशन, दया, करुणा, एंड नॉन वायलेंस, यानी कि अहिंसा भी शामिल होती है, एंड और एनलाइटमेंट, और आत्मज्ञान भी उसमें शामिल होता है। दिस हाईलाइट्स इंडियाज रोल इन शेपिंग मेजर रिलीजन एंड फिलोसॉफिकल ट्रेडिशन, जिसकी वजह से ये संकेत किया जाता है जो कि भारत में शेपिंग मेजर रिलीजन्स, यानी कि जो हमारे जो धार्मिक और फिलोसॉफिकल और मनोवैज्ञानिक तरीके से जो परंपराएं बनाई गई है उसकी ओर भी संकेत किया जाता है। दिस हाईलाइट्स इंडियाज रोल इन शेपिंग मेजर रिलीजियस एंड फिलोसॉफिकल ट्रेडिशन, जो कि हमारे देश में पुराने समय से जो कुछ परंपराएं जो चलती आ रही हैं, जो कि उसमें मेजर रिलीजियस एंड फिलोसॉफिकल पॉइंट मिलता है, इस ओर भी गौतम बुद्ध के दिए गए ज्ञान की ओर संकेत किया जाता है। तो इसके आंसर में आपको लिखना है जितने भी आपको जो तीनों संकेतों के बारे में, यानी कि तीनों अलूजन के बारे में आपको बताया गया, तो जो पहला अलूजन है उसमें आपको उदाहरण लिखना है अपनी इस कविता से। वो ये है कि द सेक्रेड उपनिषद्स आर आर्स, यानी कि जो हमारे जो पवित्र जो ग्रंथ हैं वो सब हमारे हैं। और उसमें जो दूसरा आंसर है जो कि यहाँ पर स्पिरिचुअल नॉलेज से संबंधित जो आपके सामने एल्यूजन है, उसमें आपको लिखना है कि ब्रह्म नॉलेज हैज़ टेकन रूट, यानी कि जो ब्रह्म ज्ञान है उस ज्ञान ने हमारी इस धरती पर ही अपनी जड़ें जमाई हैं, यानी कि हमारी धरती से वो आत्म ज्ञान यानी कि जो ब्रह्म ज्ञान है उसकी शुरुआत हुई है। उसके बाद है
आंसर नंबर 3, जो कि यहाँ पर जो गौतम बुद्धा की जो शिक्षा है उसके बारे में जो अल्यूजन बताया गया उसमें आपको बताना है इस कविता में कि द बुद्धास प्रीज्ड हिज धम्मा हियर, कि महात्मा बुद्धा ने अपने धर्म यानी कि धम्मा का जो प्रचार किया है वो इसी धरती पर किया है। वेल डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद आपके सामने है क्रिटिकल रिफ्लेक्शन, जिसमें आपके सामने कुछ क्वेश्चंस और भी हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन यह है कि रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो, यानी कि आपके सामने एक उदाहरण दिया गया है जो कि निम्नलिखित है, इसको आपको पढ़ना है एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, और उससे संबंधित जो क्वेश्चंस हैं उससे भी नीचे आपको कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए मिलेंगे, आपको उनके क्वेश्चंस का जवाब देना है। तो जो ये उदाहरण है हमारी इस कविता से लिया गया है, इसमें आप इस उदाहरण को पढ़ेंगे। इसमें लिखा हुआ है कि द माइटी हिमावंत इज आर्स, देयर इज नो इक्वल एनीवेयर ऑन द अर्थ, द जनरस गंगा इज आर्स, विच अदर रिवर कैन मैच हर ग्रेस, द सेक्रेड उपनिषद आर आर्स, दैट स्क्रिप्चर्स एल्स टू नेम विद दैम। तो इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन आपके सामने लिखे हुए हैं, तो क्वेश्चंस को हम देखते हैं कि इसमें आपको पूछा क्या गया है। तो इसके बाद आपके सामने इस उदाहरण से संबंधित कुछ क्वेश्चन है। जो पहला क्वेश्चन वो है कि इसमें आपको करना क्या है, इसमें है कि कंप्लीट द सेंटेंस, आपको एक वाक्य पूरा करना है। इसमें लिखा है कि द वर्ड माइटी रेफर्स टू द डैश ऑफ द हिमावंत, यानी कि इसमें जो हिमावंत के बारे में जो बातें की गई है कि द माइटी हिमावंत इज आर्स, तो इसका मीनिंग क्या है, इस मीनिंग को दर्शाते हुए आपके सामने एक सेंटेंस है जिसमें आपको एक खाली स्थान भरना है, रिक्त स्थान भरना है। तो आप इसको बड़े ध्यान से पढ़ेंगे। इसमें है कि द वर्ड माइटी रेफर्स, यानी कि जो माइटी जो वर्ड है वह रेफर करता है, यानी कि जो माइटी है उसका जो मीनिंग है वो एक स्ट्रेंथ यानी कि ताकत को, यानी कि शक्ति को प्रदर्शित करता है। ऑफ द हिमावंत, यानी कि हिमालय की शक्ति को प्रदर्शित करते हुए इस माइटी शब्द का यहाँ पर प्रयोग किया गया है, जिसका मतलब होता है स्ट्रेंथ। इसके बाद है पॉइंट सेकंड, जिसमें आपको करना क्या है, इसमें देखें कि चूज द करेक्ट ऑप्शन, कि आपको उसमें एक सही विकल्प को चुनना है टू कंप्लीट द सेंटेंस गिवन बिलो। नीचे आपके सामने एक सेंटेंस दिया गया है जो कि यहाँ पर आपको पूरा करना है। इसमें लिखा हुआ है कि द क्वेश्चन मार्क एट एंड ऑफ द 4th and 6th लाइन ऑफ द एक्सट्रैक्ट इज यूज टू, यानी कि अगर आप इस उदाहरण को बड़े ध्यान से पढ़ेंगे तो इसमें लिखा हुआ है कि 4th and 6th जो लाइन है, यानी कि जो हमारी जो 4th ये वाली लाइन और जो 6th ये वाली लाइन, इसमें आपको जो एक क्वेश्चन मार्क दिया गया है, इससे आपका क्या मतलब होता है। यानी कि जैसे कि आप इसमें पढ़ते हैं कि विच अदर रिवर कैन मैच हर ग्रेस, यानी कि गंगा की क्वालिटीज, यानी कि गंगा की उदारता से संबंधित कौन सी ऐसी नदी जो कि उसकी बराबरी कर सकती है। दूसरा है कि व्हाट स्क्रिप्चर्स एल्स टू नेम विद देम, यानी कि कौन से ऐसे वेद पुराण हैं जो कि हमारे अपने उपनिषद वेद पुराण के साथ जोड़े जा सकते हैं। तो ये दो क्वेश्चन आपके सामने, तो इसका मीनिंग क्या है इसको दर्शाते हुए आपके सामने एक सेंटेंस जो कि आपको पूरा करना है। तो जो पहला पॉइंट है वो है शो डाउट एंड अनसर्टेनिटी, दूसरा है एम्फेसाइज अ पॉइंट, और तीसरा हाईलाइट कंफ्यूजन एंड हेजिटेशन, एंड चौथा पॉइंट है वो है रिवील इंक्वायरी एंड क्यूरियोसिटी। तो इसमें जो बेस्ट इसमें यानी कि जो सटीक ऑप्शन है वो ये है एम्फेसाइज, यानी कि वह इस बात पर जोर देता है जो एक क्वेश्चन है, यानी कि कौन सा ऐसा वेद पुराण है पूरी दुनिया में या फिर कौन सी ऐसी नदी है जो कि इस चीज़ पर, यानी कि जो गंगा की जो क्वालिटी है उसको मैच कर सके। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आपसे पूछा गया है कि द पोएट यूजेस द वर्ड जेनरस, यानी कि जो हमारे कवि हैं वो जेनरस शब्द का प्रयोग करते हैं, जेनरस यानी कि उदार, टू डिस्क्राइब द गंगा, यानी कि गंगा के बारे में वर्णन देते हुए जेनरस शब्द का प्रयोग करते हैं, लेकिन क्यों। तो इसका आंसर में आप लिखते हैं कि द गंगा इज कॉल्ड जेनरस रिवर, यानी कि जो गंगा है ये एक करुणामयी और उदार नदी कहलाई जाती है, बिकॉज क्योंकि इट प्रोवाइड्स वाटर, क्योंकि ये हमें जल देती है, सपोर्ट्स लाइफ हमारे जीवन को संभालती है, हमारे जीवन को सहारा देती है, नॉरिशेस द लैंड एंड पीपल सेल्फलेसली, और ये लोगों को और यहाँ की ज़मीन को बिना किसी स्वार्थ के पालती पोसती है। इसी वजह से इस गंगा को कहा जाता है जेनरस रिवर, यानी कि उदार और करुणामयी नदी। इसके बाद आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आपसे पूछा गया कि वाई हैज़ द मूवमेंट ऑफ द रिवर बीन डिस्क्राइब्ड एज ग्रेसफुल, यानी जो इस नदी का जो बहाव है उसको ग्रेसफुल क्यों बताया गया है। तो इसका आंसर में आप बताएंगे। तो इसका आंसर में आप लिखते हैं कि द रिवर्स फ्लो इज स्मूथ, यानी कि जो इस नदी का जो बहाव है वो पूरा स्मूथ, यानी कि गंगा नदी का जो बहाव है वो पूरी तरीके से स्मूथ है, उसमें कोई रोका टोकी नहीं है, काम है, पूर्ण रूप से शांत है, ब्यूटीफुल और बहुत ही सुंदर है, विच मेक्स इट अपीयर ग्रेसफुल, जो कि इसकी अपीयरेंस को शोभायमान बना देता है।
इसके बाद आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें आपको एक फिल इन द ब्लैंक और करना है, यानी कि एक रिक्त स्थान को भरना है, खाली स्थान को भरना है। इसमें बताया गया है कि फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि सही विकल्प के साथ इस ब्लैंक को आप भरेंगे फ्रॉम द वर्ड गिवन ऑन द ब्रैकेट, यानी कि ब्रैकेट में कुछ वर्ड यानी कि 2 शब्द आपके सामने दिए गए हैं, अनमेस्ड और अबंडेंट, इनमें से एक शब्द को चुन के आपको यहाँ पर भरना है। तो सेंटेंस ये है कि द पोइट इज इम्प्लाइंग that the Upanishad are dash in their wisdom and spiritual depth। तो इसमें है unmatched, यानी कि जो हमारे जो उपनिषद है वो अनमैच्ड यानी कि उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। तो यहाँ पर आपको पूरा सेंटेंस इस तरह से लिखना है कि द पोएट इज इम्प्लाइंग दैट द उपनिषद्स आर अनमैच्ड इन देयर विजडम एंड स्पिरिचुअल डेप्थ। और डियर स्टूडेंट्स, अब आपके सामने कुछ क्वेश्चन और भी है जो आपके क्रिटिकल रिफ्लेक्शन के भाग 2 में दिए गए हैं, जिसमें लिखा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यानी कि निम्नलिखित क्वेश्चंस का जवाब देंगे। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन उसमें आपसे पूछा है कि हाउ डज द पोएम रिफ्लेक्ट अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन टू कल्चरल आइडेंटिटी एंड हेरिटेज, कि जो ये कविता है जो कि हम पढ़ रहे हैं भारत आवर लैंड, यह किस तरह से कैसे अपना गहरा संबंध जताती है सांस्कृतिक पहचान और विरासत से। तो इसका आंसर में आप लिखते हैं कि द पोएम हाईलाइट्स इंडियाज कल्चरल आइडेंटिटी, यानी कि जो ये पोएम है यह भारत की जो संस्कृति की जो पहचान है उसको हाईलाइट करती है, यानी कि उसको सामने लेकर के आती है थ्रू के द्वारा रेफरेंसेस टू द हिमवंत, गंगा, उपनिषद एंड टीचिंग्स ऑफ बुद्धा, यानी कि इसमें इन्होंने कुछ रेफरेंसेस का यूज़ किया, यानी कि कुछ ऐसे उदाहरण का प्रयोग किया है जिससे कि हमें भारत की जो कल्चरल आइडेंटिटी यानी कि संस्कृति की जो पहचान है उसका पता चले, जिसमें उन्होंने लिया है हिमावंत यानी कि हिमालय, गंगा, उपनिषद एंड टीचिंग्स ऑफ बुद्धा, यानी कि जो महात्मा बुद्ध के द्वारा जो दिए गए उपदेश हैं उनको उन्होंने एक उदाहरण के रूप में इस कविता में प्रयोग किया है। आगे आप इसमें लिखते हैं कि दीज एलिमेंट्स, और जितनी भी सारी जो बातें हैं, रिप्रेजेंट इंडियाज रिच हिस्ट्री, ये भारत की बहुत अच्छी जो इतिहास है, भारत का जो बहुत बड़ा बहुत महान जो इतिहास है उसको सामने लेकर के आता है, ट्रेडिशन भारत की परंपरा को सामने लेकर के आता है, एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज, और जो भारत की आध्यात्मिक जो विरासत है उसको सामने लेकर के आता है। इसके बाद आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें आपसे पूछा है कि व्हाट कैन यू इन्फर अबाउट द पोएट्स एटीट्यूड टुवर्ड्स इंडिया, यानी कि जो हमारे कवि हैं उसका हमारे इंडिया के प्रति क्या एटीट्यूड है उसके बारे में आप क्या अनुमान लगा सकते हैं। फ्रॉम द रिपीटेड फ्रेजेस शी इज़ पियरलेस लेट्स प्रेज हर, कि जो उन्होंने एक बार जो ये एक लाइन का जो रिपीट किया, यानी कि बार इस लाइन को दोहराया है, जैसे कि शी इज़ पियरलेस, कि वह अद्वितीय है, अब हम इसकी स्तुति करें, इसके गुणों का गुणगान करें। तो इन दोनों सेंटेंसेस से हमें जो पोएट का जो एटीट्यूड है, जो पोएट का जो रवैया है भारत के प्रति, उससे हम क्या अनुमान लगा सकते हैं। तो इसका आंसर में आप देखते हैं कि द रिपीटेड फ्रेजेस शोज दैट, यानी कि जो बार दोहराई जाने वाली जो लाइन है, जैसे कि है शी इज़ पियरलेस लेट्स प्रेजेस, तो जो बार दोहराई जाने वाली जो लाइन है शोज यह प्रकट करती है दैट की द पोएट फील्स डीप प्राइड एंड एडमायरेशन एंड रिस्पेक्ट फॉर इंडिया, कि जो हमारे जो कवि हैं वह बहुत ही गहरा जो गर्व है, बहुत बड़ी प्रशंसा है और बहुत बड़ा जो सम्मान है भारत के प्रति महसूस करते हैं। आगे आप इसमें लिखते हैं कि ही बिलीव्स दैट, और कवि को यह विश्वास है कि दैट इंडिया इज़ यूनिक एंड अनमेच्ड, की जो हमारा भारत है वो बिल्कुल ही अलग है और पूर्ण रूप से अद्वितीय, यानी कि इसके जैसा कोई दूसरा देश नहीं है। इसके बाद आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें आपसे पूछा है कि व्हाट डज द लाइन मैनी अ सेज हैज सैंक्टिफाइड दिस लैंड सजेस्ट अबाउट इंडियाज स्पिरिचुअल हेरिटेज, यानी कि हमारी इस कविता की जो ये लाइन है मैनी सेज हैज सैंक्टिफाइड दिस लैंड, यानी कि बहुत सारे ऋषि मुनियों ने इस धरती को पवित्र किया है। इस लाइन से हमें क्या पता चलता है कि यह लाइन क्या सजेस्ट करती है, क्या सुझाव देती है अबाउट इंडियाज स्पिरिचुअल हेरिटेज, भारत की जो आध्यात्मिक विरासत है उससे संबंधित। तो इसका आंसर में आप लिखते हैं कि इट सजेस्ट दैट इंडिया हैज़ बीन ब्लेस्ड बाय ग्रेट सेजेस एंड सन्स मेकिंग इट अ लैंड रिच इन स्पिरिचुअल विजडम एंड ट्रेडिशन, यानी कि जो ये पंक्ति है ये हमें सुझाव देती है दैट इंडिया हैज़ बीन ब्लेस्ड, यानी कि जो हमारा देश भारत है वो धन्य है, बाय ग्रेट सेजेस एंड सन, जो बहुत बड़े ऋषि मुनि और जो संत हैं उनके द्वारा, मेकिंग इट, जो कि इस धरती को बनाते हैं, रिच यानी कि बहुत महान इस धरती को बनाते हैं, इन स्पिरिचुअल विजडम एंड ट्रेडिशन, यानी कि आध्यात्मिक शिक्षा और आध्यात्मिक परंपरा में हमारी इस धरती को बहुत ही ज़्यादा महान बनाते हैं। इसके बाद आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें आपसे पूछा है कि हाउ डज द पोएट कनेक्ट वॉरियर एंड म्यूजिक टू इंडियाज ग्रेटनेस,
कि हमारे जो कवि है वो किस प्रकार जो शूरवीर है और जो संगीत है उसको हमारे भारत की महानता के साथ कैसे जोड़ते हैं। तो इसका आंसर में आप लिखते हैं कि द पोएट मेंशंस, यानी कि जो हमारे कवि है वे इस बात की चर्चा करते हैं अपनी इस कविता में, दैट गैलेंट एंड ब्रेव वॉरियर, यानी कि जो महान और ताकतवर जो हमारे शूरवीर हैं, एंड डिवाइन म्यूजिक, और जो पवित्र संगीत है, टू शो, वह इस बात को प्रदर्शित करते हैं कि इंडिया इज़ ग्रेट बोथ इन करेज एंड कल्चर, कि जो हमारा भारत है वो साहस में और संस्कृति के रूप से दोनों तरीके से महान है। एंड हाईलाइट्स इट्स स्ट्रेंथ एज वेल एज इट्स आर्टिस्टिक रिचनेस, और जो कवि है वो हमारे देश की स्ट्रेंथ और साथ साथ इसकी आर्टिस्टिक रिचनेस, यानी कि जो कलात्मक जो धनवंता है उसको प्रकट करते हैं। इसके बाद आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें आपसे पूछा है कि हाउ डज दिस पोएम फोस्टर अ सेंस ऑफ नेशनल प्राइड, कि जो ये कविता है भारत आवर लैंड, ये किस तरीके से हमारे राष्ट्रीय जो सम्मान है, राष्ट्रीय जो गर्व है उसको प्रोत्साहित करती है, उसको बढ़ाती है। तो इसका आंसर में आप लिखते हैं कि द पोएम प्रेजेस इंडियाज ग्रेटनेस, कल्चर, हिस्ट्री एंड स्पिरिचुअलिटी, यानी कि जो ये कविता है ये भारत के महानता, उसकी संस्कृति, उसके इतिहास और उसके अध्यात्म की प्रशंसा करती है। विच मेक्स रीडर, जिससे कि जो पाठक होते हैं वो इस बात को महसूस करते हैं, विच मेक्स रीडर फील प्राउड ऑफ देयर कंट्री, वो अपने देश पर गर्व महसूस करते हैं, एंड इट्स ग्रेटनेस, और उसकी महानता पर गर्व महसूस करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चंस के बाद आपके सामने है वोकेबुलरी इन कॉन्टेक्स्ट, यानी कि इसमें आपको कुछ शब्द दिए गए हैं जिसमें आपको उनमें कुछ चेंजेस करने हैं। तो जो पहला जो पॉइंट है उसमें आपसे पूछा है कि कंप्लीट द टेबल बाय चूजिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम, यानी कि पोएम में से कुछ शब्दों को चुनना है और जो नीचे टेबल आपको दी गई है उसको आपको पूरा करना है। तो इसमें सबसे पहले लिखा है सुफिक्स, उसका फिर मीनिंग है, उसके बाद एक एग्जाम्पल है। तो जो सुफिक्स होते हैं वो क्या है, कि आप जानते हैं कि सुफिक्स क्या होता है। सुफिक्स ऐसे शब्द होते हैं जो कि मैन वर्ड्स के लास्ट में आपको जोड़ करके उसके अर्थों को बदल देते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास है OUS, तो इसमें आपके सामने एक मीनिंग दिया गया जो कि पोएम के अंदर ही यूज़ किया गया है, जो कि है फुल ऑफ या फिर हैविंग क्वालिटी ऑफ काइंडनेस, यानी कि दया करुणा से भरा हुआ। तो इसके सामने आपके लिए लिखा हुआ है OUS। तो इसके संदर्भ में हम एक शब्द को चुनते हैं जो कि हमारे इस पोएम में दिया गया, जिसको हम बोलते हैं जनरस, जो कि गंगा नदी के बारे में लिखा हुआ है कि गंगा नदी जो करुणामयी है वो हमारी है। इसके बाद आपके सामने ITY, तो इसमें जो इसका मीनिंग है उस मीनिंग के साथ हमें इसको ऐड करना है, वह है द स्टेट ऑफ बीइंग वेरी ओल्ड एंड एंशिएंट, यानी कि एक ऐसी अवस्था जो कि बहुत ही पुरानी है और बहुत ही पुरातन है। तो इसके लिए हमारे पास एक वर्ड होता है एंटीक, जिसका मतलब होता है प्राचीन। तो उसी एंटीक में हमें जोड़ना है ITY, तो ये बन जाएगा एंटीक्विटी। इसके बाद आपके सामने है EST को जोड़ करके हमें सुपरलेटिव डिग्री को बनाना है। तो हमारी इस कविता में एक शब्द है माइटी, जो कि हिमावंत के लिए लिखा गया है। तो उसी माइटी का जो सुपरलेटिव डिग्री उसको बोलते हैं माइटीएस्ट, यानी कि सबसे ज़्यादा सर्वशक्तिमान। इसके बाद आपके सामने है लेस, यानी कि विदाउट समथिंग, यानी कि कुछ ऐसी चीज़ जो कि उसमें से कम हो जाती है, तो इसको बोलते हैं लेस। तो लेस को हम अपनी कविता में एक शब्द आता है पियरलेस, उसके साथ इसको ऐड करेंगे, यानी कि अद्वितीय। तो इसी तरीके से आपको इन शब्दों को पूरा करना है। इसके बाद हम देखते हैं आपसे क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया कि कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, यानी कि आपको जो निम्नलिखित टेबल है इसको पूरा करना है बाय एडिंग, जोड़कर आ डिफरेंट सुफिक्स टू फॉर्म न्यू वर्ड, यानी कि सुफिक्स को जोड़ते हुए, यानी कि इसी प्रकार से जो ये सुफिक्स है जो कि मेन वर्ड के अंत में आपको जोड़ने हैं, तो इसी तरीके से इनको जोड़ करके आपको एक नया वर्ड बनाना है। ऑल्सो क्रिएट अ सेंटेंस, और उसका आपको एक वाक्य भी बनाना है यूजिंग द क्रिएटेड वर्ड, यानी कि जो एक नया शब्द आपके सामने बनेगा तो इसको यूज़ करते हुए आपको उसका एक वाक्य भी तैयार करना है। वन एग्जाम्पल हैज़ बीन डन फॉर यू, यहाँ पर आपके लिए एक उदाहरण बना करके दिखाया गया है। तो जो पहला पॉइंट है वो ये है कि इसमें जोड़ना है आपको TION, तो इसमें मीनिंग है इसका द एक्शन और प्रोसेस। तो इसमें आपके सामने एग्जाम्पल है जैसे कि इंडिकेट, तो इसके सामने इंडिकेशन, तो इंडिकेशन से एक शब्द आपके सामने बनाया कि द डार्क क्लाउड वर एन इंडिकेशन दैट इट वुड रेन सून, यानी कि इंडिकेट होता है संकेत करना और जो इंडिकेशन है इसका मतलब होता है संकेत। तो इसका सेंटेंस आपके सामने है द डार्क क्लाउड, यानी कि जो काले बादल है, वन एन इंडिकेशन कि वे इस प्रकार का संकेत है दैट इट वुड रेन सून, की जल्द ही बारिश होगी। तो इसी तरीके से आपके सामने जो ये अन्य जो शब्द दिए गए हैं आपको इसी तरीके से इनके जो शब्द है उसमें सुफिक्स जोड़ना है और आपको एक सेंटेंस तैयार करना है। तो जो दूसरा पॉइंट है उसमें आपके लिए पूछा गया है
उसमें आपके लिए पूछा गया है IVE, तो इसमें लिखा हुआ है कि क्वालिटी और नेचर। तो इसमें IVE का जो वर्ड है आपके सामने है पोसेस यानी कि अधिकार में रखना, और पॉजेसिव यानी कि अधिकार। तो इसके लिए आपके सामने एक सेंटेंस लिखा है कि ही इज़ वेरी पॉजेसिव टू हिज हाउस, यानी कि वो अपने घर के प्रति बहुत ज़्यादा अधिकारात्मक है। उसके बाद है सुफिक्स MENT, यानी कि MENT आपको एक शब्द के साथ जोड़ करके उसके मीनिंग को बदल देना है। तो जिसके अर्थ में आपको लिखना है कि जैसे कि द एक्शन यानी कि कोई क्रिया, या फिर रिजल्ट ऑफ जिसका कोई परिणाम आए। तो इसमें जो पॉइंट थर्ड है उसके लिए हमने शब्द को लिया है मैनेज यानी कि प्रबंध करना, तो इसमें MENT को जोड़ करके बन जाता है मैनेजमेंट यानी कि प्रबंध। तो इसके लिए आपके सामने उदाहरण है एक सेंटेंस के रूप में, यानी कि द मैनेजमेंट ऑफ पार्टी इज़ नाइस, यानी कि जो पार्टी का मैनेजमेंट है यानी कि पार्टी का जो प्रबंध है वो बहुत ही अच्छा है। इसके बाद आपके सामने जो अगला सफिक्स है वो है ED, यानी कि पास्ट टेंस वर्जन ऑफ ए वर्ब, यानी कि पास्ट टेंस में आपको एक क्रिया को यूज़ करके एक सेंटेंस बनाना है जो कि थर्ड फॉर्म में आपको यूज़ करना है। तो इसके लिए हमने एक एग्जांपल लिया है आंसर। आंसर यानी कि जवाब देना यानी कि उत्तर देना। तो इसमें हमने ED जोड़ करके इसके वर्ब जो थर्ड होती है उसको हमने बना दिया। इसके लिए हमने एक सेंटेंस लिखा है कि आई आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस, यानी कि मैंने सभी क्वेश्चंस का जवाब दिया था। तो इसी तरीके से आप इनको पूरा करेंगे। तो आइए देखते हैं इसके बाद आपसे क्या पूछा गया। इसके बाद आपसे पूछा गया लिसन एंड रिस्पॉन्ड, यानी कि इसमें आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसमें जो पहला पॉइंट यह है कि इसमें आपको सुन करके कुछ प्रतिक्रिया करनी है। तो इसमें आपसे पूछा गया है पॉइंट नंबर 1, जिसमें है कि यू विल लिसन टू 4 पीपल, यानी कि आप 4 लोगों को सुनेंगे। टॉक अबाउट द प्लेस दे लाइक टू ट्रेवल टू, यानी कि 4 लोगों को बात करते हुए सुनेंगे कुछ ऐसे स्थान के बारे में जहाँ पर वो यात्रा करना चाहते हैं। एज यू लिसन, कि जब आप उनको सुनेंगे। राइट द स्पीकर नंबर फॉर द 2 पिक्चर्स गिवन, यानी कि जो आपके सामने जो 2 तस्वीर दी गई है उसके बारे में वो क्या बात करते हैं, क्या सेंटेंस बोलते हैं, उसके बारे में आप उनको नोट करके लिखेंगे। तो जो इसका उदाहरण है, यानी कि ट्रांसक्रिप्ट फॉर टीचर ऑन पेज नंबर 26, यानी कि यहाँ पर आपके टीचर के लिए एक उदाहरण आपके सामने लिखा हुआ है जो कि ट्रांसक्रिप्ट है, जो कि आपके बुक में पेज नंबर 260 पर दिया गया है। इसके साथ साथ आपके सामने इसमें एक क्वेश्चन और भी पूछा गया जिसमें आपको एक कार्य करना है। इसमें आपको करना क्या है, इसमें है कि यू विल वंस अगेन लिसन टू द 4 स्पीकर, क्या आप उन 4 लोगों को बातें करते हुए फिर से सुनेंगे। एज यू लिसन, कि जैसे कि आप उनको सुनेंगे। मैच द गिवन स्टेटमेंट टू द स्पीकर्स, और जो नीचे दिए गए कुछ स्टेटमेंट हैं, कुछ बातें हैं, वो आप उन स्पीकर से मैच करेंगे, यानी कि कौन सी बात कौन से स्पीकर ने कही है। देयर आर 2 स्टेटमेंट्स, यानी कि यहाँ पर 2 बातें लिखी गई हैं। दैट यू डू नॉट नीड, जिनकी आपको कोई ज़रूरत नहीं है। ट्रांसक्रिप्ट फॉर द टीचर ऑन पेज नंबर 260, और इसके उदाहरण में भी आपको पेज नंबर 260 पर जाना पड़ेगा। तो उसमें से ये दोनों क्वेश्चन आपको हल करने हैं। तो आइए देखते हैं पेज नंबर 260 पर क्या दिया हुआ है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये है आपके बुक का पेज नंबर 260, यानी कि 260। तो इसमें हम ये देखते हैं कि भारत आवर लैंड कविता में जो ट्रांसक्रिप्ट, यानी कि जो ये एक एग्जाम्पल आपके सामने लिखा है जिसमें 4 लोग आपस में बातें कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो पहला स्पीकर है वो बताता है कि आई लाइक प्लेसेस ऑफ नेचर, कि मुझे ऐसे प्राकृतिक जो स्थान है वो पसंद है। दैट ऑफर कंफर्ट, जो कि हमें आराम देते हैं, जो कि हमें सुकून देते हैं। एज एन एल्डरली मैन, एक बुजुर्ग व्यक्ति होने के नाते, यानी कि जो पहला जो स्पीकर वो एक बड़ी उम्र का व्यक्ति है, एक बूढ़ा व्यक्ति है। वो कहता है एक वृद्ध व्यक्ति होने के नाते आई लव विजिटिंग सेरेन रिवर साइड, कि मुझे नदी के किनारे टहलना बहुत पसंद है। आई स्टिल रिमेंबर, मुझे अभी भी याद है। माई लास्ट विजिट, जो मेरी पहली विजिट थी, यानी कि इससे पहली जो विजिट थी वो मुझे अभी भी याद है। टू पोइचा विलेज, जो पोइचा विलेज की जो उसने यात्रा की थी वो अभी भी उनको याद है। ऑन द बैंक ऑफ रिवर नर्मदा, जो कि नर्मदा नदी के किनारे पर स्थित है। लास्ट ईयर, पिछले साल जो उन्होंने अपनी यात्रा की थी, जो विजिट की थी, वो उन्हें अभी भी याद है। आगे फिर वो कहते हैं कि द जेंटल फ्लो ऑफ द रिवर, यानी कि उस नदी का जो शांत जो बहाव था, यानी कि शांतिपूर्ण जो बहाव था। स्पोक टू माई सोल, ऐसा लगा कि जैसे कि उसने मेरी आत्मा से बातें की, यानी कि उसने मेरी आत्मा को छुआ हो। आई कुड रिफ्लेक्ट, मैं अच्छे से प्रतिबिंब कर सकता था। मेडिटेट, और मैं वहाँ पर मेडिटेट कर सकता था, यानी कि ध्यान लगा सकता था। एंड फाइंड इनर हार्मोनी, और मैं अपने अंतर मन का एक जो आनंद है उसको महसूस कर सकता था। आगे फिर वो स्पीकर कहते हैं कि आई एन्जॉय द काम ऑफ अ डिजर्ट डेस्टिनेशन टू, कि मुझे रेगिस्तान के जो स्थान है उनकी शांति भी बहुत अच्छी लगती है। बट लेकिन
रिवर साइड विजिट आर माई फेवरेट, लेकिन नदियों के किनारे जो सैर सपाटा है वो मेरा बहुत ज़्यादा पसंदीदा है। आई हैव माई टिकट्स बुकड फॉर अयोध्या नेक्स्ट, मैंने अगली जो टिकट है वो अयोध्या के लिए बुक करवा ली है। आज के बाद है स्पीकर नंबर 2। अब स्पीकर नंबर 2 क्या बोलता है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। स्पीकर नंबर 2 बोलता है कि एडवेंचर्स थ्रिल्स में, यानी कि जो रोमांच है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, कि वो मुझे थ्रिल कर देते हैं। एंड सो, और इसलिए आई थिंक देयर इज़ नो प्लेस बेटर देन द माउंटेन फॉर दिस, और मेरे ख्याल से इस चीज़ के लिए जो पहाड़ों जैसी जो जगह होती है उससे बेहतर जगह और कोई नहीं है अपने थ्रिल के लिए, अपने एडवेंचर के लिए। आगे फिर वो कहते हैं कि आई ट्रूली इन्जॉय रिवर स्पोर्ट्स एज वेल, कि जो नदी में खेले जाने वाले जो खेल है वो भी मुझे बहुत पसंद है, बट लेकिन विजिट टू द वेस्टर्न घाट चेंज्ड इट ऑल फॉर मी, लेकिन जो पश्चिमी जो घाट है जब मैंने उसकी यात्रा की थी तो उसने सब कुछ बदल दिया। आवर कॉलेज स्पोर्ट्स एडवेंचर स्पोर्ट्स एंड द माउंटेन आर माई प्ले ग्राउंड, कि जो हमारे कॉलेज का जो स्पोर्ट्स है, एडवेंचर स्पोर्ट्स है, रोमांच वाले जो स्पोर्ट्स हैं, एंड माउंटेन्स आर माई प्ले ग्राउंड, और जो पहाड़ी जो एरिया है ये मेरे प्ले ग्राउंड है, यानी कि यहाँ पर मैं खेलना पसंद करता हूँ। वेयर, जहाँ पर आई पुश माई लिमिट एंड एम्बेरेस द एडवेंचर साइड ऑफ लाइफ, कि जहाँ पर मैं अपनी सीमाओं को चेक करता हूँ, यानी कि जहाँ पर मैं अपनी लिमिट को चेक करता हूँ, एंड एम्बेरेस द एडवेंचर साइड ऑफ लाइफ, और जीवन के जो साहसिक जो पहलू हैं मैं उनको अपना करके देखता हूँ, यानी कि मैं उनको ट्राई करके देखता हूँ। इसके बाद बारी आती है स्पीकर नंबर 3 की। अब हम देखते हैं कि स्पीकर नंबर 3 क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि मैं फोटोग्राफर, कि मैं एक फ़ोटोग्राफ़र हूँ। आई सिंपली फाइंड द डेजर्ट्स ब्रेथ टेकिंग, यानी कि मुझे जो रेगिस्तानी जो एरिया हैं वो बहुत ज़्यादा पसंद हैं, वो बहुत खूबसूरत लगते हैं। यहाँ पर जो ब्रेथ टेकिंग है ये एक ऐसा स्थान है जो कि ऐसा लगता है जैसे कि कोई जीवंत स्थान हो, जो कि हमें बहुत ज़्यादा पसंद आता है, उसके लिए ब्रेथ टेकिंग प्लेस हम बोल सकते हैं। द फॉरेस्ट एरिया आर अ क्लोज सेकंड, और जो जंगल का जो एरिया है वो दूसरे स्थान पर है, जो कि मुझे पसंद है। बट लेकिन वास्ट स्ट्रेचेज ऑफ सैंड ड्यून्स, यानी कि जो रेत के जो टीले जो बहुत बड़े आकार में फैले हुए होते हैं, एंड द कलर ऑफ द डेजर्ट, और जो रेगिस्तान का जो रंग होता है बिफोर द सनसेट, सूर्यास्त से पहले, कंबाइंड विद द प्ले ऑफ शेडो, और वहाँ पर जो परछाई का जो खेल होता है उसके साथ मिलकर के इज अनमेच्ड, वो बहुत ही अनोखा होता है, यानी कि उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती है। द डेजर्ट्स ब्यूटी रिवॉर्ड मी विद वन ऑफ ए काइंड क्लिक्स, और जो वहाँ पर कहते हैं कि रेगिस्तान की सुंदरता मुझे अनूठे फ़ोटो खींचने का मौका देती है, यानी कि जो डेजर्ट्स ब्यूटी रिवॉर्ड मी टू विद वन ऑफ अ काइंड क्लिक्स, यानी कि मैं वहाँ की तस्वीरें लेता हूँ, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब इसके बाद बारी आ जाती है स्पीकर नंबर 4 के। वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि आई हैव टू एडमिट, कि मुझे मानना पड़ेगा कि दैट आई लव माउंटेन्स, कि मुझे पहाड़ बहुत ज़्यादा पसंद है, बट लेकिन माई हार्ट बीट्स फॉर फॉरेस्ट ऑफ इंडिया, लेकिन जो मेरा दिल है वो भारत के जंगल के लिए धड़कता है। एज आर ट्रेवल ब्लॉगर, एक ट्रेवल ब्लॉगर होने के नाते, एक्सप्लोरिंग दीज बाय डाइवर्स एरिया, यहाँ पर जो अलग अलग प्रकार की जो विविधताएं पाई जाती हैं ऐसे एरिया, अलाउज मी टू शेयर द वंडर्स ऑफ नेचर, कि जो वहाँ पर जो प्राकृतिक की जो अद्भुतता है उसको साझा करने में मुझे अलाउ करती है। विद माई ऑडियंस, जो कि मेरे श्रोता होते हैं, यानी कि मैं इतनी सारी जो अद्भुत बातें हैं प्रकृति की मैं अपने ऑडियंस के साथ शेयर करता हूँ, उनके साथ साझा करता हूँ। माई रिसेंट ट्रिप वाज टू द सुंदरबन, यानी कि जो मेरा जो अभी का जो नज़दीकी जो यात्रा था वो सुंदरबन में था, सुंदरबन में मैं गया था। एंड माई सब्सक्राइबर लव्ड द वीडियो, और जो मैंने वीडियो वहाँ पर बनाई थी मेरे सब्सक्राइबर ने उसको बहुत ज़्यादा पसंद किया था। आई हैड अपलोडेड, जो कि मैंने अपलोड की थी अपने सब्सक्राइबर के लिए। अब यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स आपके सामने जो इसमें 2 कार्य बताए गए हैं वो आपको करने हैं। पहला तो आप जानते ही हैं कि इसमें बताया गया है कि यू लिसन स्पीकर और 4 पीपल टॉक अबाउट द प्लेसेस दे लाइक टू ट्रेवल एज यू लिसन, राइट द स्पीकर नंबर ऑफ द 2 पिक्चर्स गिवन। यहाँ पर आपको 2 पिक्चर दी गई हैं, तो यहाँ पर आपके सामने 2 पिक्चर दिखाई गई हैं। तो इसमें आपको बताना है कि जो ये हमारे जो ये स्पीकर हैं जो कि व्लॉग बनाते हैं वे कौन से स्पीकर हैं,
तो इसमें आपको बताना है कि जो व्लॉग बनाते हैं वो स्पीकर नंबर 4 यानी कि चौथे नंबर के स्पीकर हैं। और इसके बाद आपके सामने एक तस्वीर और दी गई है जो कि यहाँ पर माउंटेन के बारे में बातें की जाती हैं। तो हमें बताना है कि माउंटेन के बारे में जो हमारे पास जो स्पीकर है वह कौन से स्पीकर है जो कि माउंटेन्स के बारे में बातें करते हैं। तो वह है स्पीकर नंबर 2 यानी कि स्पीकर नंबर 2, यानी कि 2 ऐसे स्पीकर हैं जो कि यहाँ पर हमारे सामने बात करते हैं व्लॉगिंग की और माउंटेन एडवेंचर के बारे में। इसके बाद जो हमारे पास जो सेकंड पॉइंट है इसमें जो आपसे पूछा गया इसके बारे में आप इसमें आंसर देते हैं कि यू विल वंस अगेन लिसन टू द स्पीकर, यानी कि आप इन स्पीकर की बातें फिर से सुनेंगे। एज यू लिसन मैच द गिवन स्टेटमेंट टू द स्पीकर, कि वहाँ पर जो बातें दी गई हैं उसमें आप स्पीकर से मैच करेंगे। देयर आर 2 स्टेटमेंट्स, वहाँ पर 2 बातें ऐसी भी हैं दैट यू डोंट नीड, जिसकी आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है, जो कि आपके ट्रांसक्रिप्ट में दी गई है। तो हम देखते हैं इसमें आप क्या लिखेंगे। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट आपके सामने दी गई है वो पॉइंट नंबर 1 में है कि जैसे कि द ग्रीन सराउंडिंग लुक ब्यूटीफुल विजुअली। तो यहाँ पर जो ये बातें हैं ये स्पीकर नंबर 4 कहते हैं। इसके बाद पॉइंट नंबर 2 इसमें है कि द ग्रुप विजिट्स मेक इवन द डिफ़िकल्ट एरिया सीम ईजी, यानी कि इस कथन की हमें कोई भी आवश्यकता नहीं है, इसकी हमें कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो आप इस पर लिखेंगे नो नीड। इसके बाद है पॉइंट नंबर 3 यानी कि जो स्टेट नंबर 3 है वो है कि द क्वाइटनेस ऑफ द एनवायरनमेंट हेयर लीड्स टू पीसफुल एक्सपीरियंस। तो यहाँ पर जो ये बात है स्पीकर नंबर 1 कहते हैं। उसके बाद है स्टेट नंबर 4, इसमें लिखा है कि द रिस्क एंड थ्रिल इन सच एन एरिया इज व्हाट इज मोस्ट अपीलिंग। जो थ्रिल के बारे में जो बातें करते हैं वह है स्पीकर नंबर 2। इसके बाद है स्टेटमेंट नंबर 5, इसमें लिखा है कि द ड्राई एक्सपेंस प्रोमिसेस टू अपील टू द स्पिरिट ऑफ एक्सप्लोरेशन। इसके बारे में जो बातें करते हैं वो स्पीकर नंबर 3 है। इसके बाद आपके सामने लिखा है स्टेटमेंट नंबर 6, जिसमें लिखा है कि द साइट ऑफ सच ब्यूटी इज़ वेरी इन्वाइटिंग एंड हैज़ टू बी कैप्चर्ड। तो इसके बारे में हमें कोई भी ज़रूरत नहीं है, आप इसमें लिखेंगे नो नीड। तो इस तरीके से आप इन कॉलम को पूरा करेंगे। अब हम देखते हैं इसके बाद आपसे क्या पूछा गया है। इसके बाद आपके सामने स्पीकिंग एक्टिविटी, यानी कि आपको इसमें बोलना है। तो इसमें आपको क्या बोलना है, जो पहला पॉइंट आपको बड़े ध्यान से पढ़ेंगे। इसमें आपको करना क्या है कि इन पेयर्स टेक टर्न्स टू स्पीक अबाउट द एस्पेक्ट ऑफ योर विलेज टाउन सिटी दैट यू फील आर एन एसेट, यानी कि समूह बना करके, यानी कि आपको विद्यार्थियों के समूह बनाने हैं। एंड टेक टर्न, और बारे बारे से आपको बोलना है अबाउट द एस्पेक्ट ऑफ योर विलेज, यानी कि अपने विलेज के बारे में, टाउन के बारे में, सिटी के बारे में, दैट यू फील, जो कि आपको महसूस होते हैं, आर एन एस, जो कि एक संपत्ति के रूप में, एक धरोहर के रूप में आपको महसूस होते हैं। इट कुड बी अबाउट जियोग्राफिकल, कल्चरल, ट्रेडिशनल फीचर्स और इवन इट्स हिस्ट्री। ये इसके भौगोलिक पॉइंट को ध्यान में रखते हो सकता है, इसके संस्कृति का ध्यान में रखते हो सकता है, इसकी परंपरागत जो लक्षण इसके बारे में ध्यान में रखते हो सकता है, या फिर इसके इतिहास के बारे में हो सकता है। तो आपको इसके बारे में बातें करनी है। तो यहाँ पर आपके लिए कुछ क्लूज दिए गए हैं। तो इसमें क्या लिखा है उसको आप बड़े ध्यान से पढ़ेंगे और सीखेंगे। इसमें लिखा है कि यूज़ दिस क्लूज टू एक्सप्रेस योर प्रेज एंड एडमायरेशन, यानी कि जब आप अपने विलेज, टाउन, सिटी के बारे में कोई प्रशंसा या फिर कोई उनकी आप तारीफ करेंगे तो उनको व्यक्त करने के लिए आपके सामने कुछ उदाहरण दिए गए हैं, कुछ जिससे कि आपको सपोर्ट मिल सके। जो पहला पॉइंट वो है कि वन थिंग, यानी कि एक बात तो है, दैट आई फाइंड ट्रूली वंडरफुल अबाउट माई विलेज टाउन सिटी इज़, यानी कि एक बात है जो कि मैं बहुत अच्छे तरीके से ये मानती हूँ कि वो बहुत ही अद्भुत है, जो कि अपने गांव, सिटी या फिर टाउन के बारे में, इट्स रिच कल्चर एंड फ्रेंडली पीपल, यानी कि जो इसकी जो बहुत बढ़िया जो संस्कृति है और जो इसके मित्रवत जो व्यक्ति हैं, मैं बात देख करके बड़ी हैरान हो जाती हूँ। इसके बाद आपके सामने एक हिंट और है जिसमें लिखा हुआ है कि इफ़ आई हैड टू डिस्क्राइब माई विलेज टाउन सिटी इन वन वर्ड, यानी कि अगर मैं अपने गांव, कस्बा या फिर शहर को एक शब्द में वर्णित करूं तो यह होगा वाइब्रेंट, यानी कि एक ऐसी जगह जो कि हमें हिला करके रख देती है, वो कि बहुत सुंदर है। अगले हिंट में, यानी कि अगले क्लू में आप बोल सकते हैं कि आई हैव ऑलवेज बीन फैसिनेटेड बाय द वे ऑफ पीपल ऑफ माई विलेज टाउन सिटी, यानी कि मैं अपने गांव, कस्बे और शहर के लोगों के द्वारा हमेशा ही मोहित रहा हूँ, यानी कि वे इतने अच्छे लोग हैं कि उनको देख करके उन पर बड़ा प्यार आता है। तो इसमें आप आगे लिख सकते हैं कि सेलिब्रेट फेस्टिवल टुगेदर विद एक्साइटमेंट एंड यूनिटी, यानी जिस तरीके से वो अपने त्योहारों को एक साथ मिल करके और बड़ी एकता में, बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं, तो देख कर मैं बहुत ज़्यादा मोहित हो जाता हूँ। अगला क्लू आपके लिए है जो कि आप अपने स्टेटमेंट में यूज़ कर सकते हैं।
कि व्हाट आई वांट अदर पीपल टू नो अबाउट माय विलेज टाउन सिटीज़, यानी कि एक बात जो कि मैं चाहता हूँ कि और लोगों को भी पता चले मेरे अपने गांव, टाउन और सिटी के बारे में, वो ये है कि दैट इज़ वेलकमिंग एंड फुल ऑफ अपॉर्चुनिटी, यानी कि जो हमारा गांव है वो यहाँ पर लोगों का स्वागत करते हैं, यानी कि यहाँ पर लोगों का स्वागत है एंड फुल ऑफ अपॉर्चुनिटी, यहाँ पर लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अवसर भी हैं। अगले फ्लो में आप बोल सकते हैं कि व्हेन इट कम्स टू द सीनरी, कि अगर हम यहाँ के जो सीनरी यानी कि जो दृश्य के बारे में बात करते हैं, माई विलेज टाउन सिटी ट्रूली शाइन्स बिकॉज कि मेरा जो गांव है, टाउन है, सिटी, वो बिल्कुल चमकता है कि इन कारणों की वजह से, ऑफ इट्स नेचर एंड ब्यूटी एंड हिस्टोरिकल प्लेसेस, यानी कि जो हमारा विलेज टाउन सिटी है वो अपने प्रकृति और अपनी सुंदरता और जो ऐतिहासिक जो जगह है इसकी वजह से पूरा शाइन करता है, यानी कि वो उभर करके सामने आता है। इसके बाद अगला हिंट यह है कि आई फील अ डीप सेंस ऑफ प्राइड व्हेन आई थिंक अबाउट माई विलेज टाउन एंड सिटी, कि जब भी मैं अपने गांव, शहर और कस्बे के बारे में सोचता हूँ तो मुझे एक बहुत ही गहरी गर्व की अनुभूति होती है, बिकॉज क्योंकि इट रिप्रेजेंट प्रोग्रेस एज वेल एज ट्रेडिशन, क्योंकि यह एक प्रगति और एक परंपरागत को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि हमारे सामने लाकर खड़ा कर देते हैं। इसके बाद आपके सामने एक राइटिंग का एक छोटा सा कार्य है, यानी कि राइटिंग टास्क है, जिसमें आपको कुछ लिखना है। इसमें आपको क्या लिखना है, इसमें आपको बताया गया है कि राइट ए पैराग्राफ, यानी कि आपको एक पैराग्राफ लिखना है अबाउट अ प्लेस, एक जगह के बारे में, दैट यू हैव विजिटेड, जहाँ पर आप घूम करके आए हो, जहाँ पर आपने विजिट किया है, विच हैज़ स्टेड इन योर मेमोरी, जो कि आपकी यादों में बसा हो, यानी कि जो कि आपको अच्छे से याद है। रिमेंबर टू मैंशन द फॉलोइंग, यानी कि जब आप उसके बारे में लिखेंगे तो आपके सामने जो कुछ पॉइंट्स है वो उसमें आने चाहिए। वो क्या है कि वाई डिड यू गो देयर, क्या वहाँ पर क्यों गए थे, हु डिड यू ट्रेवल विद, कि आप वहाँ पर किसके साथ ट्रेवल करने गए थे, यानी कि किसके साथ आपने वहाँ पर यात्रा की, हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर द ट्रेवल, कि आपने उस यात्रा के लिए तैयारियाँ कैसे की, वेयर डिड यू स्टे, कि आप वहाँ पर कहाँ ठहरे थे, एंड व्हाट एक्टिविटीज़ डिड यू डू देयर, और वहाँ पर आपने कौन कौन सी एक्टिविटीज़ की। तो ये सारी बातों को मिला करके आपको एक पैराग्राफ लिखना है। तो यहाँ पर एक पैराग्राफ का उदाहरण आपके सामने लिया गया है, आप इसमें कुछ और भी लिख सकते हैं। तो इसमें एक उदाहरण के तौर पर आप इसमें लिखते हैं, इन द मंथ ऑफ मार्च, यानी कि मार्च के महीने की बात है, आफ्टर माई एग्जामिनेशन, मेरी परीक्षा के बाद, वी ऑल, हम सब में कौन कौन है, आई एंड माई फैमिली मेम्बर्स, में और मेरे परिवार के सदस्य सभी ने, मेड अ प्लान, एक योजना बनाई, टू विजिट अ हिल स्टेशन, यानी एक पहाड़ी क्षेत्र में विजिट करने का प्लान किया। देन फिर उसके बाद इट वाज डिसाइडेड, फिर निर्णय लिया गया, टू गो टू शिमला जाने का निर्णय लिया गया। लाइक अस, हमारी तरह, मैनी ऑफ द पीपल ऑल्सो वेंट देयर, कि हमारी तरह बहुत सारे लोग वहाँ पर गए थे। वी इंजॉयड अ लॉट, हमने वहाँ पर बहुत आनंद किया, हमने बहुत इंजॉय किया। लॉट द प्लेस फॉर इट्स कूल वेदर, कि वहाँ पर इसके ठंडे मौसम की वजह से हमने वहाँ पर खूब आनंद किया, आनंद लिया, एंड नेचुरल ब्यूटी, और इसकी प्राकृतिक सुंदरता की बड़ा आनंद लिया, एंड इट्स क्लीननेस, और इसकी साफ़ सफाई, यानी कि बिल्कुल स्वच्छता का भी आनंद लिया। बिफोर गोइंग देयर, वहाँ जाने से पहले, वी ऑल स्टार्टेड आवर पैकिंग, कि हमने अपनी पैकिंग शुरू कर दी थी, विद वार्म क्लॉथ एंड नीडफुल थिंग, कि वहाँ पर अपने लिए जो गर्म कपड़े और ज़रूरी चीज़ों को पैक करना शुरू कर दिया था। आगे आप इसमें लिखते हैं कि एंड फिक्स्ड अ प्लेस टू स्टे ओवर देयर, वहाँ पर एक जगह को भी निश्चित कर लेते हैं कि वहाँ पर हम कहाँ रुकेंगे, एंड लाइक होटल, और इन जैसे कि कोई होटल या फिर कोई धर्मशाला हमने पहले से डिसाइड कर लिया था इन एडवांस, पहले से ही, सो दैट, ताकि वी कुड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम टू स्टे, की ताकि हमें वहाँ पर रुकने में कोई परेशानी ना हो। वी स्टेड देयर इन ए होटल, वहाँ पर हम एक होटल में रुके, एंड वी विजिटेड माउंटेन्स, और हमने वहाँ पर पहाड़ की यात्रा की, पहाड़ों की सैर की, एंड सराउंडिंग, और आसपास के क्षेत्र की भी यात्रा की। वी इंजॉयड फूड, मीटिंग विद द पीपल, एंड नेचुरल सीनरी, के वहाँ पर हमने प्राकृतिक दृश्य का, वहाँ के भोजन का, और वहाँ पर लोगों से मिलने का आनंद लिया। रियली दिस विजिट मेड आवर डे अनफॉरगेटेबल, सचमुच ही इस विजिट ने हमारे दिन को एक अनफॉरगेटेबल बना दिया, जिसको हम कभी भी भूल नहीं सकते। तो डियर स्टूडेंट्स, आप भी इस तरीके से अपने तरीके से आप कोई भी पैराग्राफ बना सकते हैं, और इस तरीके से आप उसका वर्णन कर सकते हैं, जिसमें आपके सामने जो है कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं कि आप वहाँ पर क्यों गए, किसके साथ गए, कहाँ पर ठहरे, कैसे आपने तैयारी शुरू की, और आपने वहाँ पर क्या किया, सारी बातें उसमें शामिल होनी चाहिए। तो ये थे इस पोएम से जुड़े हुए क्वेश्चन सीरीज़। आई होप कि आपने सारे क्वेश्चन सीरीज़ को बड़े अच्छे से समझा होगा, और एक एक बात को सीखने व समझने की कोशिश की होगी।
ताकि इन सभी क्वेश्चन व आंसर को सीखते हुए समझते हुए आपके इंग्लिश में भी आपको काफ़ी हेल्प मिल सके। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना है। दिस इज़ ऑल फॉर नाउ फॉर टुडेज क्लास। अब हम मिलेंगे हमारे अगली क्लास में विद ए न्यू चैप्टर विद ए न्यू टॉपिक। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।